नमस्कार, मैं युवराज कुमार। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आदरणीय डॉक्टर अजिता थाउजेन, अध्यक्षा कावा, श्रीमती स्मिता अग्रवाल, उपाध्यक्षा कावा, इस सभागार में उपस्थित कावा की सभी सम्मानित जोनल हेड्स तथा सीईसी सदस्याएं, आज के कार्यक्रम की मेंटोर श्रीमती मीनाक्षी गोयल, जोनल हेड सेंट्रल जोन, ग्रुप सेंटर भुवनेश्वर में उपस्थित इस कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर एवं रीजनल कावा हेड ग्रुप सेंटर भुवनेश्वर श्रीमती चंदा राय तथा आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमती मानसी पात्रा, एसीपी उड़ीसा पुलिस व श्री चित्तरंजन बैरेशल, एडवोकेट उड़ीसा हाईकोर्ट, वेबएक्स तथा फेसबुक एवं यूट्यूब के माध्यम से जुड़ी सीआरपी की सभी रीजनल कावा हेड्स, वरिष्ठ अधिकारीगण, कार्मिक एवं उनके परिवारजनों का मैं युवराज कुमार, उप कमांडेंट व ज्वाइंट सेक्रेटरी कावा, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सीआरपीएफ फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के एनुअल एक्टिविटी कैलेंडर 2022-23 के माह जनवरी 2023 को डोमेस्टिक वायलेंस लीगल डिफेंस पर व्याख्यान श्रृंखला हेतु चयनित किया गया है ताकि सभी कार्मिकों एवं उनके परिवारजनों को इस विषय पे अधिक से अधिक जानकारी प्रदान की जा सके। इस कार्यक्रम का लाइव स्ट्रीमिंग सीआरपीएफ यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक पर भी किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले अनुरोध करना चाहूंगा प्रेसिडेंट सीआरपीएफ फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन डॉक्टर अजिता थाउजेन से कि वे आज के इस कार्यक्रम के विषय पर अपना मंतव्य हम सभी नमस्कार। आज के कार्यक्रम के मुख्य व्याख्याता श्रीमती मानसी पात्रा, एसीपी एंड एडवोकेट चित्तरंजन बैरिसाल, कावा की सभी जोनल हेड्स, सीईसी मेंबर्स, ऑनलाइन माध्यम से जुड़ी सभी आरकावा हेड्स, कावा परिवार के सदस्यगण, अधिकारीगण तथा सभी कार्मिकों को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कावा के वर्ष 2022-23 के लिए जारी की गई वार्षिक गतिविधियों के कैलेंडर के डोमेस्टिक वायलेंस लीगल डिफेंस पर वेबिनार के माध्यम से लेक्चर सीरीज का आयोजन कर रहे हैं। एक सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि घरेलू हिंसा के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। सीआरपीएफ में भी प्रतिवर्ष घरेलू हिंसा के इंसिडेंसेस बढ़ते ही जा रही है। वर्ष 2021 में घरेलू हिंसा के लगभग 40 मामले आए थे, जो अब बढ़कर लगभग 75 तक पहुंच चुके हैं। आश्चर्य की बात यह है कि ज्यादातर महिलाओं को इस बात की जानकारी नहीं है कि घरेलू हिंसा से बचाने के लिए सरकार ने घरेलू हिंसा अधिनियम बनाया है। घरेलू हिंसा कई प्रकार की है, जैसे शारीरिक हिंसा, फिजिकल वायलेंस, वर्बल एंड इमोशनल वायलेंस एंड फाइनेंशियल वायलेंस। मेरा मानना है कि डोमेस्टिक वायलेंस को पहली बार में ही रोका जाना चाहिए, क्योंकि फिर आगे चलकर ये एक नियमित घटना बन सकती है। घरेलू हिंसा का सबसे बुरा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, जिससे उनकी सीखने और समझने की शक्ति प्रभावित हो जाती है। घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के उपाय किए जाते हैं। इसी क्रम में आज कावा द्वारा इस महत्वपूर्ण विषय पर वेबिनार का आयोजन करवाया जा रहा है। आज के इस विषय पर अहम जानकारी प्रदान करने तथा अपना अनुभव साझा करने के लिए श्रीमती मानसी पात्रा, एसीपी एंड एडवोकेट चित्तरंजन बैरिसाल आज हमारे साथ ग्रुप सेंटर भुवनेश्वर से ऑनलाइन जुड़े हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इनके विचारों, अनुभव एवं सुझावों से हम सभी को लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।
थैंक यू मैम। हमें यह बताते हुए खुशी तो नहीं हो रही, लेकिन जैसा प्रेसिडेंट कावा ने ये बताया कि सीआरपीएफ जैसे बल में भी घरेलू हिंसा तथा उससे जुड़े पारिवारिक कलह की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। वर्ष 2021 में जहां यह आंकड़ा 40 था, वो 2022 में बढ़कर 75 तक पहुंच गया है। और ये आंकड़े वो आंकड़े हैं जो रिपोर्टेड हैं। एक्चुअल फिगर इससे और भी कहीं ज्यादा हो सकती है। तो आवश्यकता है इसके रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम को चलाना तथा इससे जुड़ी कानूनी पक्ष को जानने और समझने की भी। इसी क्रम में आज के विषय पे इस माह के दौरान सीआरपीएफ के विभिन्न क्षेत्रीय कावा केंद्रों जो कि पूरे भारत में मौजूद हैं अलग अलग जगहों पे, वहां भी अवेयरनेस एक्टिविटीज एवं लेक्चर सीरीज का आयोजन इस इस महीने करवाए गए थे। आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत है उन क्रियाकलापों की एक झलक पावर पॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से। बंद माड़ी हो गया। अरे ये वो क्या हो रहा भाई? अब कुछ कुछ दबाते ग्रुप सेंटर होंगे कि ये सारे प्रोग्राम जहां हमारे रीजनल कवर सेंटर में कराए गए हैं उन गतिविधियों की एक झलक हम दिखा रहे हैं आपको। ग्रुप सेंटर अजमेर, नेक्स्ट ग्रुप सेंटर नोएडा, नेक्स्ट इंजौर, साइड कर सकते हैं। ठीक, ग्रुप सेंटर पिंजौर, नेक्स्ट ग्रुप सेंटर दुर्गापुर, ग्रुप सेंटर भोपाल, रीजनल कावा ग्रुप सेंटर प्रयागराज, ग्रुप सेंटर लखनऊ, ग्रुप सेंटर काठगोदाम, ग्रुप सेंटर बिलासपुर, ग्रुप सेंटर संबलपुर, ग्रुप सेंटर नीमच, ग्रुप सेंटर रामपुर, ग्रुप सेंटर ग्वालियर, ग्रुप सेंटर अगरतला, ग्रुप सेंटर गुवाहाटी, ग्रुप सेंटर इम्फाल, ग्रुप सेंटर सिलीगुड़ी, ग्रुप सेंटर बेंगलुरु, ग्रुप सेंटर नागपुर, ग्रुप सेंटर पुणे, आरटीसी पेरिंगोम, 83 आरएफ बटालियन जयपुर, 99 आरएफ बटालियन हैदराबाद, 100 आरएफ बटालियन अहमदाबाद, 101 आरएफ बटालियन प्रयागराज, 3rd सिग्नल बटालियन कोलकाता, 5th सिग्नल बटालियन चंडीगढ़, 202 कोबरा बटालियन ओडिशा, 203 कोबरा बटालियन झारखंड, 204 कोबरा बटालियन छत्तीसगढ़, 205 कोबरा बटालियन बिहार, 207 कोबरा बटालियन वेस्ट बंगाल। थैंक यू। तो ये वो सारे हमारे रीजनल कावा सेंटर्स थे जहां भी जागरूकता अभियान के तहत संबंधित और लेक्चरर के द्वारा अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट कराए गए हैं। वक्त जाया न करते हुए अब मैं ग्रुप सेंटर भुवनेश्वर में उपस्थित इस कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर श्रीमती चंदा राय, पत्नी श्री राजीव राय, डीआईजी ग्रुप सेंटर भुवनेश्वर से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे आज के विषय पे व्याख्यान देने के लिए दोनों मुख्य व्याख्याताओं श्रीमती मानसी पात्रा एवं श्री चित्रंजन बैरिशल का संक्षिप्त परिचय इस सभागार एवं वेबिनार के माध्यम से जुड़े सभी सदस्यों एवं कार्मिकों से करवाएं। साथ ही आज के
महत्वपूर्ण विषय पे अपने विचार रखने के लिए उनसे आग्रह करें। ओवर टू श्रीमती चंदा राय, रीजनल कावा सेंटर, भुवनेश्वर। थैंक यू युवराज। नमस्कार। आदरणीय कावा अध्यक्ष डॉक्टर अजीता थाउसेन, जोनल अध्यक्ष श्रीमती मीनाक्षी गोयल, सेंट्रल जोन, उपस्थित अन्य सभी जोनल अध्यक्षगण एवं सभी सेक्टर अध्यक्षगण, सम्मानीय सभी कावा मेंबर्स एवं वेबिनार के माध्यम से जुड़े सभी वरिष्ठ अधिकारीगण तथा अन्य सदस्यों का मैं चंदा राय, RCWGC भुवनेश्वर अध्यक्ष, आज के इस कार्यक्रम में सभी का अभिनंदन तथा स्वागत करती हूँ। आज के वेबिनार का सब्जेक्ट है डोमेस्टिक वायलेंस एंड लीगल डिफेंस। घरेलू हिंसा हमारे निकट रिश्तेदारों द्वारा की गई किसी भी प्रकार की हिंसा को घरेलू हिंसा की श्रेणी में माना जाता है, लेकिन आमतौर पर स्त्रियों पर पुरुषों द्वारा की गई हिंसा को ही डोमेस्टिक वायलेंस कहा जाता है। यह एक ज्वलंत समस्या है। भारत में घरेलू हिंसा को कम करने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर कानून बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहला कानून दहेज निषेध अधिनियम 1961 है, जिसके तहत दहेज मांगना, दहेज लेना और दहेज देना, इन सभी को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। वर्ष 1983 और 1986 में आईपीसी में दो धाराओं 498A और 304B को जोड़ा गया। इस क्रम में सबसे नया कानून घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 को, जो महिलाओं को शारीरिक प्रताड़ना, भावात्मक शोषण, यौन शोषण, मौखिक और आर्थिक शोषण से बचाव करना करता है। आज की इस वेबिनार में हमारे बीच उपस्थित श्रीमती मानसी पात्रा, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ उड़ीसा पुलिस, एवं एडवोकेट श्री चित्रंजन बायरसन, दोनों वक्ता का इस वेबिनार के माध्यम से डोमेस्टिक वायलेंस एंड लीगल डिफेंस में मैं स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि उनके द्वारा दी गई जानकारी हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होगी। मैं प्रथम वक्ता चित्रंजन बायरसन, उड़ीसा हाई कोर्ट, जो पिछले 28 सालों से सिविल और क्रिमिनल प्रैक्टिस मैं अनुरोध करती हूँ कि वो हमें डोमेस्टिक वायलेंस एंड लीगल डिफेंस से संबंधित कानूनी प्रक्रिया तथा इस कानून के विभिन्न प्रावधानों और इससे प्राप्त संरक्षण के बारे में अपने विस्तृत ज्ञान से हमें अनुग्रहित करेंगे। इस क्रम में आज की दूसरी वक्ता श्रीमती मानसी पात्रा, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ उड़ीसा पुलिस के पद पर कार्यरत हैं। इनके कार्य के प्रति लगन, उत्साह और निडरता को देखते हुए उड़ीसा सरकार द्वारा समय समय पर कई अवार्डों से नवाजा गया है। महिलाओं की सुरक्षा और घरेलू हिंसा के केसों का निपटान करने में अपने ज्ञान, कौशल और अनुभव को हमसे साझा करेंगी। साथ ही डोमेस्टिक वायलेंस एंड लीगल डिफेंस से संबंधित विभिन्न प्रकार के मामले जिसे पुलिस द्वारा निपटाया जाता है तथा दोषी के खिलाफ पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्रवाई एवं इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में पुलिस की भूमिका के बारे में प्रकाश डालेंगे। मैं प्रथम वक्ता एडवोकेट श्री चित्रंजन बायरसन से अनुरोध करती हूँ कि वे हमें डोमेस्टिक वायलेंस और लीगल डिफेंस का क्या कानूनी कार्रवाई है उससे हमें अवगत कराएं। श्री चित्रंजन बायरसन। Very good afternoon, all of you. No doubt, as ma'am said, it's a very important topic for all of us to know. Actually, it is more important to. It is not more important that to just to enact a law, but it is more important to know what the law exists. Actually, common man, as a common man, very few only know about the existence of such a law, which is expressly meant for the woman. अब मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ हिंदी में बोलने के लिए। तो ये जो लॉ सरकार ने बनाया है, उसका क्यों बनाया है, पहले दो लाइन में बोल देता हूँ। क्योंकि 1993 में एक यूनाइटेड नेशंस पे जो कन्वेंशन हुआ था, उससे इंडिया एक सिग्नेटरी था। उससे क्या हुआ कि जब अगर कोई समाज आगे बढ़ना चाहता है तो पहले वुमेन को राइट्स देना है। राइट्स मतलब इक्वल राइट्स विद द मेन। तब इक्वल राइट्स विद द मेन जब हम बोलते हैं तो उनको काम में, नौकरी में या फिर आउटसाइड और इनसाइड हो, दोनों जगह पे उनकी अधिकार देना है। तो उसकी वजह से ये कानून इंडिया गवर्नमेंट ने बनाया 2005 में। इस कानून के तहत
दो चीजें हुआ है, दो कानून बने हैं उसी तरह। ये तो घरोई हिंसा के लिए बना है और एक कानून बना है जो बाहर जो काम करने वाले जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए बना है। तो हम आज बात करेंगे यही जो घर में जो हिंसा हो रही है। आप देखिए नॉर्मल एक हमारे अंडरस्टैंडिंग है कि घर में हिंसा कम होती है क्योंकि वो घर है, और बाहर हिंसा ज्यादा होती है क्योंकि वो वुमेन गोज आउटसाइड। इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। घरों में हिंसा जो है वो कई गुना अधिक होता है जो बाहर जो हिंसा होती है वुमेन के ऊपर। तो उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहले दिस स्लाइड जो बोलते हैं कितने कितने प्रकार के हिंसा हो रही है घरों हिंसा। एक जो मैम ने राइटली बोले कि फिजिकल वायलेंस, वर्बल वायलेंस, इकोनॉमिक वायलेंस एंड देन सेक्सुअल वायलेंस। ये चार किस्म का जो इम्पोर्टेंट वायलेंस है वो वुमेन के ऊपर होता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो फिजिकल वायलेंस हम थोड़ा बहुत सब जानते हैं। फिजिकल वायलेंस क्या होता है? फिजिकल वायलेंस ऐसे ही कोई फिजिकली कोई टर्चर करे या कोई फिजिकल हार्म होता है अगर वुमेन के ऊपर घर में, तो उसको फिजिकल वायलेंस बोलते हैं। जैसे मार्केट जो वगैरह वगैरह सब चीजें उसके अंदर आती है वो फिजिकल वायलेंस। दैट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट व्हाट एक्चुअली वर्बल, इकोनॉमिक एंड सेक्सुअल हरासमेंट जैसे है वो जो ये तीनों वायलेंस वो ज्यादा आजकल होती है, पर्टिकुलरली जो पढ़े लिखे घर में। इकोनॉमिक वायलेंस और वर्बल वायलेंस ये दोनों चीजें ज्यादा होती है आजकल के जमाने। फिजिकल वायलेंस तो हर जगह पे थोड़ा बहुत होता है लेकिन वो समझ में आ जाता है फिजिकल वायलेंस वो जो मार्केट है। लेकिन जो वर्बल वायलेंस होता है वो अफेक्ट करता है ये वुमन के सोल को, जो मोरालिटी को। जो इकोनॉमिक वायलेंस होता है उसकी इम्प्रूवमेंट को वो बाधा देती है। वो क्या है कि वो जैसे कि हमारे दो बच्चे हैं या फिर हमारे बीवी है, जो हस्बैंड है वो बीवी को बाहर काम करने के लिए नहीं भेजता क्योंकि उसे एक ईगो क्लास होता है। मैं काम करूंगा, वो तुम बाहर काम करोगे तो तुम मेरे से बड़े कहला जाओ। तो ये हिसाब से ये इकोनॉमिक वायलेंस वुमेन के ऊपर आजकल के जमाने में थोड़ा ज्यादा होते हैं, पर्टिकुलरली पढ़े लिखे घर। So that is more important. And then verbal violence. Verbal violence में क्या होता है कि हमारी जो nagging होती है, छोटे बहुत बड़े चीजों में वो nagging करते हैं, जैसे comparison होता है। अगले स्लाइड में, स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। ये फिजिकल वायलेंस का कुछ एग्जांपल्स है। नेक्स्ट स्लाइड। जो मेंटल वायलेंस होती है, मैं एक बार जाऊँ, मेंटल वायलेंस क्या बोलते हैं? जो बोलते हैं पहले जो आइसोलेशन होता है। आइसोलेशन जैसे कि आप देखिए कोई अगर हस्बैंड वाइफ से बात नहीं करना, उसको अकेला छोड़ देना, उसको रखना इस जगह पे जिससे कोई भी बात ना करे, ये आइसोलेशन होता है। ये एडवांस वो जो औरत को वो समझ में आती है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता, कुछ नहीं, नो फिजिकल वायलेंस एट ऑल, बट वो आइसोलेटेड रहता है, उसे कोई बात नहीं करता। उसे लोग ज्यादातर एक जैसे देखते हैं कि ही इज नॉट बिलोंगिंग टू आवर फैमिली, वो हमारे फैमिली को मेंबर जैसा है ही नहीं, उसी की तरह वो उसको बिहेव करते हैं। फिर उसके बाद आप देखिए बच्चों को खाने के लिए अगर जो लिखा है टू प्रिवेंट वुमन टू ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड, द स्मॉल चाइल्ड, वो भी एक मेंटल वायलेंस है। और उसको धमकाना कि मैं उसमें मार दूंगा, अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा, ये सब मेंटल वायलेंस होता है। उसमें फिजिकल वायलेंस नहीं रहता, लेकिन ये जो मोरालिटी होता है वुमन को उसको डाउन कर देता है। जैसे अब्यूजिंग होता है, गाली गलौज तो होता है हर जगह पे, लेकिन वो इतनी बढ़ जाता है कभी कभार कि वो सह नहीं पाता है। और डिमांडिंग ऑफ डाउरी, जो जैसे मैम ने बोले कि जो 498 है और 4 बीपी एक्ट, जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1964 के जो है वो एक्ट भी कानून है। वो डिमांड ऑफ डाउरी एक मेंटल वायलेंस है वुमेन के ऊपर, घरोई हिंसा में। फिर अब्यूजिंग, जो डिमांड ऑफ डाउरी और अब्यूजिंग ये बहुत कोरिलेटेड है, क्योंकि वो डिमांड ऑफ डाउरी होता है तो बहस हो रही है, वो होता है, बहस के बाद फिर अब्यूज वो चलता है, थोड़ा बहुत ऐसा ही होता है। तो इसको बोलते हैं मेंटल वायलेंस। मेंटल वायलेंस के अंदर ये सब चीजें आती है, जैसे सस्पिशियस। और एक बात ये a man is always suspicious about the character of a woman in many cases होता है कि अगर वो बाहर जाती है, किसी से बात करती है तो डाउट मन में आती है, नहीं उसका चाल चलन ठीक नहीं है, स्वभाव ठीक नहीं, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। तो कैरेक्टर असैसिनेशन भी थोड़ा बहुत होता है, जो सस्पिशियस माइंड रखने से उसके बाद परिवार में
पीस और ये अच्छा ठीक माहौल नहीं रहता, दोनों में रिलेशनशिप खराब हो जाता है, फिर परिवार बिगड़ जाती है। और उसके बाद डिनायल ऑफ पैटर्निटी टू द चाइल्ड अक्सर होता है, कभी कभार बहुत सारे उड़ीसा स्टेट में ऐसा नहीं है, लेकिन आप जब जाएंगे तो जैसे हरियाणा में जाएंगे, फिर उसके बाद उस तरफ पंजाब में साइड में जाएंगे, उस साइड में ज्यादातर दिखाई देता है कि वो जो मैन होता है वो हस्बैंड बोलता है कि नहीं, उसका बाप, मैं उसका बाप होने का जो रिकॉग्निशन उसको नहीं दूंगा। ये ज्यादातर उस एरिया में ज्यादातर ऐसा ही चलता है। मैं एरिया वाइज नहीं कहता कि वो खराब है, लेकिन ऐसा होता है, उस एरिया से ज्यादातर केसेस ऐसा आते हैं। तो ये भी एक प्रकार का मेंटल प्रॉब्लम है। देन नेग्लेक्टिंग द मेंटेन द फैमिली। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो लोएस्ट स्टेटस ऑफ सोसाइटी और द मिडिल स्टेटस ऑफ द सोसाइटी, उसमें क्या होता है कि बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ बैड रिलेशनशिप और एनीथिंग, वो हस्बैंड जो होता है वो अपना परिवार को मेंटेन नहीं करता, अपने परिवार को छोड़ के चला जाता है, और फिर डिपेंड करता है नहीं, वो जो वाइफ है वही मेंटेन करेगा, वो उसका मोरल ऑब्लिगेशन है, उसके ऊपर वो बोलता है कि मोरल ऑब्लिगेशन है, वही मेंटेन करेगा। आई एम नॉट सपोज्ड टू मेंटेन, मेरा मेंटेनेंस में कोई रिस्पांसिबिलिटी लेना नहीं। ऐसा भी, ये भी एक मेंटल प्रॉब्लम है। देन ह्यूमिलेटिंग इन पब्लिक इन फ्रंट ऑफ रिलेटिव्स। तो ह्यूमिलेशन पब्लिक एक बहुत बड़ी बात है। आप देखिए कोई मैरिज फंक्शन में या फिर कहाँ पे गए हो, तो जब औरत को आदमी बोलता है कि नहीं नहीं, अरे ये देखो तुमको तो बात करना नहीं आता, अरे वो फंक्शन में गए हो, तुमको तो ठीक से साड़ी पहनना नहीं आता, तुमको बात करना नहीं आता, तुम उनके साथ बात नहीं कर पाते, तुम कम पढ़ी। ये सब चीजें जो होता है, जब ह्यूमिलेशन होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंटल प्रॉब्लम है। ये ज्यादातर दिखा जाता है जो पढ़े लिखे परिवार में ज्यादातर दिखा जाता है। फिर उसके बाद आता है हैविंग सेक्सुअल रिलेशनशिप इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन। ये आप तो समझ गए होंगे। बच्चों के सामने अगर कोई शारीरिक संबंध रखना अपने वाइफ से हो, जो भी हो, ये ठीक नहीं है, ये इमोरल है। तो ये इमोरल काम अगर बच्चों के सामने करना है, दिस इज आल्सो मेंटल प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट प्लीज। देन सेक्सुअल वायलेंस, ये तो आप जानते हैं कि कंसेंट के बिना अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप आप रखते हैं अपने बीवी से भी, वो भी एक वायलेंस होता है, क्योंकि उनको भी मेंटली उनको भी मेंटली तैयार रहना होता है ये सब के लिए। तो विदाउट द कंसेंट इट इज आल्सो ए सेक्सुअल वायलेंस। देन अनप्रोटेक्टेड सेक्स, देन फोर्स्ड प्रेगनेंसी। वो बच्चा नहीं चाहता, आप चाहते नहीं, हमको बच्चा चाहिए। नो डाउट the very definition of marriage is procreation, no doubt about it, but at the same time you have to also see the physical and mental ability of wife whether to carry a child or not. ये जो forcible pregnancy होता है, ये भी एक प्रकार का sexual violence होता है woman के ऊपर। फिर comparing her sexually with other women, वो दूसरे औरत के साथ उनको कंपेयर करना कि वो अच्छा दिखती है, तुम ऐसे नहीं दिखते, ये वो भी एक प्रकार का सेक्सुअल वायलेंस होता है। देन क्रिटिसाइजिंग, वो पब्लिक में आप जो सेक्सुअल उसकी फिगर को लेके, उसकी बॉडी को लेके आप अगर सेविंग करते हैं पब्लिक, ये तुम मोटी हो, तुम ऐसा नहीं दिखते, वैसा नहीं, ये सब चीजें मतलब सेक्सुअल वायलेंस के अंदर आती है। फिर उसके बाद फोर्सिंग हर टू वॉच, वो जो पोर्नोग्राफी हो, तो आप समझ गए होंगे कि आप कुछ चीजें वो चाहती नहीं होगी, लेकिन जो अश्लील चीजें आप उनको जबरदस्ती करते हैं करने के लिए। द नेक्स्ट स्लाइड, next. Then financial economic violence, I will harp on this particular thing, financial economic violence। ये बहुत, जब वो जो मिडिल क्लास फैमिली होती है और जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली होती है, ये इकोनॉमिक वायलेंस आजकल के जमाने में थोड़ा ज्यादा होती है, क्योंकि टू कलर इट एज एन ऑफेंस अंडर DV एक्ट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द वुमन। वो औरत को DV एक्ट के अंदर ये इकोनॉमिक और फाइनेंशियल वायलेंस के तहत आप डालना बहुत मुश्किल है। That's why it is very easy for economic violence or financial violence, deprivation of financial resources। वो उसको entitlement है, जैसे कि आप बेटे को देते हैं जाने के लिए बाहर पढ़ने के लिए, लेकिन बेटी को नहीं देते, या फिर आपकी बीवी को नहीं देते। It's not necessary. If it's a minor child, a child includes also a girl and a boy also. But a child आप उसको नहीं देते, तो ये प्रकार का इकोनॉमिक वायलेंस होता है।
फिर उसके बाद ऑलवेज आस्किंग मेल फॉर मनी, दैट मीन्स मेरी बीवी है मतलब वो मेरे से मांग के लेगी, मुझे पहले मांगो फिर बाद में मैं दूंगा। इट्स ए काइंड ऑफ ह्यूमिलिएशन एक्चुअली द वुमन दैट सफर्स। वो ह्यूमिलिएशन हमेशा बहुत सारे फैमिलीज में ऐसा ही होता है कि वो पहले मुझे मांगे उसके बाद मैं दूंगा। पॉकेट मनी, उसको उनका कुछ खर्चा के लिए हम नहीं देते जब तक वो नहीं मांगते, तो इसे उसको डीमिंग किया जाता है, उसका जो स्टेटस को डीमिंग किया जाता है। तो ये जो वायलेंस होता है आजकल के जमाने में ज्यादातर होती है। देन सेविंग ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जो करते हैं वो खुद के नाम पे करते हैं, औरत के नाम पे कुछ नहीं करते, क्योंकि नहीं वो कल है कर शायद उसकी मर्जी क्या होगा छोड़ के चली जाएगी, ये एक सोच रख के उसको ऐसे बोलते हैं। तो प्रॉपर्टी जो है वो मेल बेटे के नाम पे करते हैं या भाई के नाम पे करते हैं, माँ बाप के नाम पे करते हैं, लेकिन अपनी बीवी के नाम पे नहीं करते। ये होता है बहुत सारे। नेक्स्ट, ये जो डेफिनेशन है ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो लिखा गया है उसको सिर्फ मैंने इसमें और थोड़ा एक्सप्लेन तरीके से उसको बताया है। यू कैन गो टू द नेक्स्ट। वो क्या क्या होती है जो नेक्स्ट प्लीज। वो जो फिजिकल वायलेंस होता है, फिजिकल वायलेंस, फिजिकल अब्यूज क्या होता है? फिजिकल अब्यूज means an act or conduct which is such of a nature that it causes bodily pain, harm and danger to life and limb. ये आप तो समझ गए होंगे। फिजिकल अब्यूज मैंने आप जब बताया उसको सिर्फ ये टर्म्स दिया गया है एक्ट में, एग्जैक्टली इसको डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये जो इकोनॉमिक्स अब्यूज मैंने बताया कि डिप्राइवेशन ऑफ ऑल और इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू व्हिच द एग्रीड पर्सन एंटाइटल्ड। आप बोलिए ये एग्रीड पर्सन कौन होता है? ये औरत जो होती है, एग्रीड पर्सन मतलब जो विक्टिम होता है उसको एग्रीड पर्सन इस एक्ट में बोलते हैं। तो एग्रीड पर्सन को अगर उसकी जो कानूनन जो उसको मिलना चाहिए, जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलना चाहिए, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस मिलना चाहिए, अगर उसको वो नहीं मिलता तो ये इकोनॉमिक अब्यूज के तहत आती है। तो उसको बोला जाता है कि इकोनॉमिक अब्यूज एज पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो उसके बाद स्त्री धन, आप समझ लीजिए स्त्री धन जो है एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ वुमन, वो गिफ्ट मिल पाती है उसको। जैसे कि आप देखिए बहुत सारे फैमिलीज में ऐसा होता है जब शादी के बाद क्या होता है, जो गिफ्ट मिलता है शादी के टाइम पे, फिर उसके बाद का जो पिता के घर से वो लाई है, शादी के बाद क्या होता है कि उसको जबरान, उसको जबरदस्ती वो हस्बैंड के फैमिली लोग होते हैं या फिर हस्बैंड उसको रख लेते हैं, लेकिन वो एक एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है वुमन का जिसको बोलते हैं स्त्री धन। ये हिंदू लॉ में होता है, इस्लाम में भी होता है, सब हर कोई में होता है। तो ये स्त्री धन जो कि एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ वुमन होता है उसको डिप्राइव किया जाता है। ये ठीक नहीं है, आज पर लॉ दिस इज कंप्लीटली इलीगल। वो स्त्री धन में वो जो प्रॉपर्टी क्रिएट भी करता है, जैसे कि स्त्री धन में अपने बहुत जेवर लाए, ये जेवर को बेच के अगर वो कोई इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी अगर वो क्रिएट किया वो औरत, तो वो उसकी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर किसी का भी दावेदार नहीं है, कोई भी उसके दावेदार नहीं बन सकता। ये सिर्फ जो जिसको वो चाहेगी उसको दे सकती है। तो इफ यू डिप्राइव अ वुमन फ्रॉम द स्त्री धन इट्स एन अब्यूज। ये नॉर्मली होता है बहुत सारे जो मेल ओरिएंटेड मेल डोमिनेटेड फैमिलीज में ज्यादातर। नेक्स्ट, नेक्स्ट। और एक बात है, अब देखिए जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, बहुत सारे फैमिलीज में ऐसा होता है कि जो डिसीजन मेकिंग के लिए जब कोई डिसीजन लिया जाता है फैमिली से, उसमें वुमेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती, आइदर वो नहीं रहती या फिर उसको इतनी उसकी व्यूज को कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता। ये ठीक नहीं है, बिकॉज ही सीज अ फैमिली मेंबर, सीज अ पार्ट ऑफ द फैमिली, शी हैज गॉट एवरी राइट एक्चुअली टू बी ए पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये प्रोसेस में उसको डिसीजन मेकिंग में अगर अलाउ नहीं किया, दैट मींस इट्स अ वायलेशन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स, ऑल्सो द वायलेशन ऑफ द राइट्स अंडर द डीपी एक्ट। इसके हिसाब से ऑल्सो दे कैन ऑल्सो कम टू द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर फाइलिंग द केस। नेक्स्ट,
में राइट फ्री फ्रॉम वायलेंस। तो सेक्शन 3 प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बोलता है कि every woman must be free from violence, be it a wife, be it a daughter, be it anyone. But वो भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ये होता है कि हर एक वुमेन फ्री फ्रॉम वायलेंस होना है। फिर उसके बाद राइट टू हैव रिजाइड ओवर शेयर हाउसहोल्ड। तो शेयर्ड हाउसहोल्ड क्या है? ये कॉमन ये टर्म है जो टर्म डीवी एक्ट में ज्यादातर यूज होती है। शेयर्ड हाउसहोल्ड क्या होता है और डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होता है, इसको समझना आपको बहुत जरूरी है। शेयर्ड हाउसहोल्ड मींस a woman resides with a man in a household, जिस हाउसहोल्ड में जिस घर पे वो रहता है उसी घर को शेयर्ड हाउसहोल्ड बोलते हैं। चाहे ये टेनेंटेड प्रेमाइसेस हो, चाहे ये हस्बैंड का खुद का घर हो, चाहे ये हस्बैंड का पिताश्री का घर हो, जहां पे वो हस्बैंड रिजाइड करते हैं। दैट मींस द राइट ऑफ अ वुमन टू रिमेन विद हर हस्बैंड इज पैरामाउंट। वो जिधर भी रहे, भाड़े में रहे या फिर अपने जो पैटर्नल प्रॉपर्टीज में रहे या फिर अपना खुद का घर में, दैट इज अ शेयर्ड हाउसहोल्ड वेयर शी हैज गॉट अ राइट टू रिजाइड। अगर वो रेसिडेंस उसको डिप्राइव किया जाए, शी कैन कम अंडर दिस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एंड सीक रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट। तो ये एक है। और एक है डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होता है। जब कोई डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहता है, ये उसको समझाना बहुत जरूरी है। डोमेस्टिक रिलेशनशिप आज दो प्रकार के होते हैं। एक, इफ यू आर मैरिड, लिविंग लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, बोथ टुगेदर, एक साथ रहे हो, तो उसको डोमेस्टिक रिलेशनशिप बोलते हैं। बहुत सालों तक रहे हो, या फिर आप मैरिज नहीं भी किए हो, जैसे कि आप लिव इन रिलेशनशिप में, इसको भी एक क्या बोलते हैं, इसको भी, रिलेशनशिप को भी इस एक्ट में रिकॉग्निशन मिलता है। जैसे कि आप बहुत सारे लोग अब काम करते हैं, विदेशों में काम करते हैं, इसमें भी काम करते हैं, मेट्रोज में भी काम करते हैं, जो शादी नहीं किए हैं, बट willfully they stay together as like husband and wife, just like husband and wife। तो इसमें क्या होता है कि उन लोगों को भी राइट्स इस एक्ट में है। if they are being tortured, if their economic status is violated, if their womanhood is violated, if their any violence is committed on them as per the DV Act, then they can also come to the DV Act. So that means this act recognizes live-in relationship for the husband, though they are not husband or wife as per law, but they can also seek relief under this act. That is important. This is a domestic relationship. Domestic relationship is not necessarily mean that both have to be husband and wife. If a woman and a man resides like husband and wife, अगर वो हस्बैंड वाइफ जैसे रहे हो किस एरिया में, किस घर में, कुछ देर के लिए, कुछ देर मतलब 1 2 3 महीना नहीं, 1 2 3 दिन नहीं, कुछ ए लॉन्गर पीरियड, देन दे हैव गॉट अ राइट टू दैट इज, ये इस एक्ट की खूबी है। तो बात ये वायलेशन के बाद ये एक्ट हमको क्या देता है, देन व्हाट्स द रेमेडी एक्चुअली इट गिव्स, whether this act gives any remedy to every woman or not, or these victims। yes, तो किन किन प्रकार की रेमेडी देता है? देखिए, आप देखिए मैरिड वुमेन के, लेट मी फर्स्ट कम एक्चुअली कौन कौन सा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। हु आर द बेनिफिशियरी अंडर द एक्ट? कौन कौन इस एक्ट में प्रिविलेज ले सकते हैं? इसके अंदर ये एक्ट कवर्स मदर, सिस्टर, वाइफ, विडो, जो लिखा है, इवन चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18। Every child is also covered below the age of 18। Am I audible? तो then partners in shared household, जो मैंने अभी बोला कि जो partners मतलब live in relationship में है, so they can also take the benefit of this act। Next slide please। बहुत सारे लोगों के एक्चुअली मन में है, क्या ये एक्ट वुमेन के लिए सिर्फ है, मेन के लिए नहीं है? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, ये वुमेन के लिए ही है, मेन के लिए नहीं। बट इन दिस एक्ट a woman can sue another woman। एक औरत और एक औरत के अगेंस्ट में भी केस फाइल कर सकता है। Then against whom a complaint can be filed।
So any adult male member who has been in a domestic relationship with a woman, जो मैंने अभी बोला कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप में अगर कोई है, अगर आप हो और आपके ऊपर कोई अत्याचार हुआ है डोमेस्टिक लेवल पे, तो आप इसके अंदर फाइल कर सकते हैं वो मेल मेंबर के अगेंस्ट। सो द मेन पॉइंट इज अगेंस्ट द मेल मेंबर, नॉट अ फीमेल मेंबर। देन रिलेटिव ऑफ ए हस्बैंड और इफ देयर इज अ फीमेल लाइक योर mother-in-law or sister-in-law in the family with whom you are in a domestic relationship, घर में सब रहते हैं, वो एक joint family है, घर में सब रहते हैं, तो if they are related to your husband and they exerted some kind of violence on you or they perpetrated any violence on you, perpetrated any crime on you, any kind of violence as per the act, तो उसके हिसाब से आप उनके अगेंस्ट में भी फाइल कर सकते हैं, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। तो कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड बाय वाइफ अगेंस्ट हस्बैंड, फीमेल रिलेटिव्स, मदर-इन-लॉ, सिस्टर-इन-लॉ एटसेट्रा। वो बिल्कुल उसको क्लियर किया है। तो ये उसको भी और एक बात है, जब आप एक केस फाइल करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम देता है, तो यू कैन आल्सो सीक फॉर हिज injunction, I mean depriving him not to come to the household. You can remove himself from the shared household. That also you can seek under this act. Okay, next slide. Then stage 1, आप कंप्लेन कैसे फाइल करते हैं? आप देखिए, कंप्लेन आप दो तरह के फाइल कर सकते हैं। एक है आप कंप्लेन को डायरेक्टली पुलिस के सामने फाइल कर सकते हैं, जैसे एफआईआर फाइल कीजिए, उसको डीआईआर डोमेस्टिक एक डीआईआर रजिस्ट्रेशन होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट के जो है ऑफिसर, जो है पुलिस ऑफिसर है, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में अपॉइंट किए गए हैं, ये प्रोटेक्शन ऑफिसर, वो उसके ऊपर एक इंक्वायरी करेंगे और इंक्वायरी के बाद वो एक रिपोर्ट देंगे, कोर्ट में जाके फिर होगा। और डायरेक्टली यू कैन कम टू द कोर्ट ऑफ लॉ बाय फाइलिंग अ कंप्लेंट, और डायरेक्टली यू कैन कम टू द कोर्ट बाय फाइलिंग अ कंप्लेंट। तो डायरेक्टली जब फाइल करेंगे, कोर्ट क्या करेगा, आपका रिकॉर्ड करेगा, आपका बयान आपका रिकॉर्ड करेगा, कोर्ट रिकॉर्ड करके उसको फिर भेजेगा वही पुलिस ऑफिसर के पास टू गिव अ रिपोर्ट। तो वो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करके वो रिपोर्ट देंगे, देने के बाद फिर वो केस प्रोसीड करेगा, अदर साइड को वो जाएगा, नोटिस जाएगा, उसके बाद वो अपीयर करेंगे, उसके बाद होगा। और इन बिटवीन आल्सो you can also seek an interim order to that effect. Suppose say आपको एक उदाहरण में देता हूँ, एक वुमेन के ऊपर अत्याचार हुआ है, घरोई हिंसा हो रही है, तो वो कोर्ट में जाके फिर कोर्ट से ऑर्डर पास करके इंक्वायरी हो के इंक्वायरी रिपोर्ट आने तक अगर कोई आदमी उसको तंग करता है, उसकी हस्बैंड उसको तंग करते हैं, हस्बैंड के फैमिली मेंबर्स तंग करते हैं, एट्रोसिटीज दिखाते हैं, जो भी हो, इससे वो भी प्रोटेक्शन पा सकते हैं एज एन इंटरिम मेजर। ये कोर्ट दे सकता है the other party appears until the respondent appears, उसके हस्बैंड कोर्ट को आने से पहले and that interim order is released by the police को भी डायरेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट, तब खबर क्या हमारा क्यों? तो ये रहा, टाइम की कमी की वजह से ये मैं जल्दी बोल दिया। तो ये रहा बेसिकली जो है। तो उसके बाद है क्या क्या रिलीफ मिल सकता है, उसके ऊपर मैंने थोड़ा, मुझे 2 मिनट लगे। रिलीफ ये है कि आप देखिए, प्रोटेक्शन एक है, शेयर्ड हाउसहोल्ड है, मतलब जो हस्बैंड का घर है, बहुत जगह पे हमने देखे हैं कि हस्बैंड के घर से उसको निकाल देते हैं, चाहे वो बच्चा पैदा ना कर पाए, चाहे वो लड़की पैदा करे, चाहे वो बेटा पैदा ना कर पाए, चाहे कोई भी एक चीज, उसको निकाल देते हैं। ये ज्यादातर इंडिया में देखा जाता है। तो ये प्रोटेक्शन ऑर्डर भी कोर्ट दे सकता है और प्रोटेक्शन ऑफिसर भी इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और पुलिस भी उसकी प्रोटेक्ट कर सकता है। ये प्रोटेक्शन ऑर्डर सेक्शन 12 में वो एप्लीकेशन देगा कोर्ट में, कोर्ट भी एक ऑर्डर पास कर सकता है सेक्शन 18। उसके बाद कॉम्पेंसेशन, अगर डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से उसकी कोई लिंग या उसकी कोई शारीरिक क्षमता वो कम हो गई, या फिर वो उसके कोई भी डिफॉर्मिटीज हुआ है, या फिर सी सस्टेन सम काइंड ऑफ लॉस, तो उसके लिए भी उसका एक प्रावधान है, कॉम्पेंसेशन भी उसके अंदर है। फिर उसके बाद बच्चों को लेकर क्या है, अगर बच्चों को
माँ के साथ मिलने के लिए नहीं दिया जाता, तो ऑल्सो सीक एंड क्लेम कस्टडी अंडर दिस। देयर आर सो मेनी थिंग एंड ऑल्सो मेंटेनेंस बहुत बड़ी बात है। मेंटेनेंस के ऊपर जब आएंगे क्वेश्चन आएगा, मैं आगे बता देता हूँ मेंटेनेंस क्या है। मेंटेनेंस 3 प्रकार के मेंटेनेंस आ सकते हैं। एक 125 सीआरपीसी में भी आ सकता है मेंटेनेंस, एक आ सकता है डीवी एक्ट में भी मेंटेनेंस, और एक आ सकता है हिंदू मैरिज एक्ट में भी मेंटेनेंस। तो ये तीनों जगह पे मेंटेनेंस आपको मिल सकता है। तो क्या एक औरत इस 3 जगह पे मेंटेनेंस केस फाइल कर सकता है, या फिर क्या एक औरत अगर एक मेंटेनेंस उसको मिलती है और एक दूसरे कोई प्रोसीडिंग में, ये डीवी एक्ट में आ सकता है? यस, आ सकता है। कैसे, क्यों? डीवी एक्ट इज नॉट इन डेरोगेशन ऑफ अदर एक्ट बट इन एडिशन टू अदर एक्ट। ये डीवी एक्ट एक ऐसा एक्ट बनाया गया है औरत के लिए कि अगर आपको मेंटेनेंस मिलता भी है, ठीक है, आपको मिलता है, और एक में 5000, 3000 या 2000 मिलता है मेंटेनेंस, तो ये डीवी एक्ट में भी आप केस डाल सकते हैं। ऑल दैट यू हैव टू डू, आपको मेंशन करना है कि हमको यहाँ पे मेंटेनेंस मिलता है। अगर वो कोर्ट देखा कि नहीं मेंटेनेंस मिलता है लेकिन वो मेंटेनेंस कम है, वो अधिक का मेंटेनेंस भी कर सकते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो अधिक मेंटेनेंस होगा जिस प्रोसीडिंग में, वही मेंटेनेंस रहेगा, बाकी का मेंटेनेंस उसके अंदर वो आपको लागू नहीं होगा। दैट मींस द हायर साइड मेंटेनेंस विल बी गिवन टू द वुमन। तो ये थोड़ा बहुत डीवी आपके बारे में है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं उसके बाद। तो मेरा अभी खत्म हुआ टाइम की वजह से। थैंक यू श्री चित्रंजन वाइडेसन। अब मैं दूसरी वक्ता एसीपी श्रीमती मानसी पात्रा से अनुरोध करती हूँ कि वे डोमेस्टिक वायलेंस एंड लीगल डिफेंस में पुलिस द्वारा की जाने वाली लीगल कार्रवाई और ऐसी घटनाओं को रोकने में जो पुलिस की भूमिका है उससे हमें अवगत कराएं। एसीपी श्रीमती मानसी पात्रा। थैंक यू मैम। नमस्कार, यहाँ पर जितने सारे बैठे हैं और ऑनलाइन में जितने सारे बैठे हैं सबको मैं नमन करती हूँ। मैं पहले ये धन्यवाद देना चाहती हूँ जो इसको ये सब्जेक्ट को लेकर अरेंज किए हैं, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे आदमी हैं जो जिसको कि अभी तक मालूम नहीं है कि घरेलू हिंसा क्या है और उसके लिए क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, हमको क्या स्टेप लेना है, कैसे करना है। इसीलिए जो अरेंज किए हैं मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। ये बहुत बढ़िया और गुड स्टेप्स हैं। तो पहले ये हम जानना चाहेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, डोमेस्टिक क्यों। देखिए पहले हम ये जानना चाहिए कि घर में जितना हिंसा होते हैं, घर के अंदर जितना हिंसा होती है उनको डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा बोलते हैं। ये तो बहुत सारे हिंसा जो बाहर में होते हैं, पहले जो हम लोग फेस करते हैं जितने क्राइम से उस बाहर है उससे ज्यादा हम लोग घर में फेस करते हैं। इसीलिए हम लोग का डोमेस्टिक वायलेंस है, इसको लेकर गवर्नमेंट और जो पार्लियामेंट हमारा जो लॉ सिस्टम में ये बहुत सारे एक्ट बने हैं ताकि अंदर के जो आदमी है, चाहे महिला है, पुरुष हो या बच्चों हो, उसे हम लोग सुरक्षा दे सके। इसीलिए हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस और ये जो टाइटल दिया गया है डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब जो घर में जितना हिंसा हुए, मतलब घर में जो इनमेट्स है, चाहे बच्चा, ये हम लोग ये सारे को ये ठीक से मालूम नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस मतलब वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। नहीं, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं ये एक यूनिवर्सल इशू है, ये ह्यूमन राइट्स की इशू है और ये कोई देश, कोई विदेश या प्रदेश में सीमित नहीं है, ये पूरा यूनिवर्सल है। और ये कोई वायलेंस अगेंस्ट ओनली वुमेन नहीं है, ये महिला के अगेंस्ट नहीं है, सब बच्चों के लिए, ये बुजुर्ग के लिए और ये पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए। पहले बाद में हम लोग जाते हैं जब ज्यादा बढ़ जाते हैं घरेलू हिंसा अगेंस्ट वीमेन, तो तब हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वीमेन देखते हैं या बाद में ये इशू आता है। लेकिन हरदम हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग घर में क्या, हम लोग सांस लेना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। ये जैसे हम लोग बोलते हैं ये घर की इशू है, ये चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ये बाद में कोर्ट या मीडिया को आए ना आए ये दूसरा बात है, बट वी ऑल आर फेसिंग छोटा मोटा कुछ ना कुछ हम लोग फेस करते हैं। हर दिन कुछ प्रॉब्लम आता है, चाहे बच्चों को लेकर हिंसा आता है, कोई हस्बैंड या वाइफ इशू को लेकर आता है, कोई बुजुर्ग पेरेंट्स को
लेके आते हैं, ये हम ये इसको ही तो डोमेस्टिक वायलेंस बोलते हैं। ये सारे पिक्चर्स दिए गए हैं, देखे गए, देखिए बच्चों के अगेंस्ट हैं, वुमेन अगेंस्ट हैं और पुरुषों के अगेंस्ट में भी है, ये है डोमेस्टिक वायलेंस। उसके ये कितने बहुत सारे कारण हैं जिसको लेकर हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस घर में होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट, ये कॉजेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस है। क्या क्या कारण है डोमेस्टिक वायलेंस के पीछे? पहला ये कारण है पॉवर्टी, दारिद्रता एक मुख्य कारण है जिसको लेकर हस्बैंड वाइफ हो या पेरेंट्स बच्चों हो या पेरेंट्स और बच्चों हो, ये साधन कुछ ना कुछ हम लोग को फेस करना पड़ता है। जिसके ये भी नहीं है कि जिस घर में फाइनेंशियली स्ट्रांग है उसमें नहीं आता है, बट ये दूसरा कारण होगा। But most of the causes for domestic violence is poverty, then illiteracy। हम लोग को सारे अभी तक भी बहुत सारे फैमिली है जो सारे के सारे साक्षरत में नहीं है, लिटरेट नहीं है, जिसकी वजह से उनको मालूम नहीं पड़ता है घर में किससे बच्चों को, बीवी को या पेरेंट्स को कैसे डील करना है, कैसे व्यवहार करना। इसीलिए थोड़ा थोड़ा क्या होता है, बोलने में थोड़ा उधर उधर हो जाता है, प्रोवाइड करने में थोड़ा इधर उधर है, तो ताकि क्या होता है डोमेस्टिक वायलेंस आता है। और ये क्या, अनएम्प्लॉयमेंट, जो ये सबसे बड़ा कारण है। ये खाली इंडिया या उड़ीसा में नहीं है, सारे देश हो, प्रदेश हो या विदेश हो, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट भी कारण है जिसके लेकर डोमेस्टिक वायलेंस चलता रहता है। चौथा कारण ये है, थोड़ा बड़ा कीजिए इसको। हाँ, ये रैपिड अर्बनाइजेशन है, जिसको लेकर हम लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, हम लोग गांव छोड़ते हैं तो ताकि जब बच्चे थोड़ा बड़ा हो जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, चलो पैसा कमाने के लिए थोड़ा बाहर चल जाते हैं। और अर्बनाइजेशन जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, अर्बनाइजेशन भी बढ़ता रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं घर छोड़ के चलते हैं। उसके लेकर कोई भी डिससेटिस्फाइड परिवार में होता है, बीबी होता है या पापा मम्मी होते हैं या कोई पेरेंट्स होते हैं, तो उसको लेकर भी डोमेस्टिक वायलेंस आता है। और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी एक कारण है। और ये बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट कारण है अल्कोहलिज्म। जो क्या होता है, जो जिसका हैबिट है अल्कोहल लेना, वो पी के घर में आएगा, क्या क्या बोल देगा, क्या क्या गाली देगा, बीबी को, बच्चों को मारेगा, ये एक डोमेस्टिक वायलेंस का कारण है। और ये है स्ट्रेस। हम लोग अभी हम लोग कितना सारे बिजी हैं हमारे प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में, कोई किसको टाइम देने के लिए, कोई किसके पास बैठने के लिए, बात करने के लिए और अपना ये शेयर करने के लिए टाइम नहीं है। हम लोग सारे बहुत सारे स्ट्रेस में, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को लेकर ये स्ट्रेस में क्या होता है, हम लोग कोई किसको केयर लेने के लिए मतलब परस्पर को समझने के लिए जो टाइम मतलब समझ नहीं पाते, इसलिए हम लोग स्ट्रेस को लेकर क्या कुछ बोल देते हैं, तो उसे लेकर डोमेस्टिक वायलेंस भी शुरू हो जाता है। और ये एक होता है एंगर, और ये डाउरी डिमांड, जो एक औरत ने शादी करके घर को आता है तो क्या उसको लेकर हरदम चलता है, तो वो नहीं लाए, ये नहीं लाए, वो लड़की क्या लाई है, वो उनका पापा उसको क्या दिया है, तो तेरा पापा मेरे को, इसको लेकर भी डोमेस्टिक वायलेंस शुरू हो जाता है। और ये क्या होता है, रॉन्ग कंसेप्शन। कभी कभी ये होता है जब एक लड़की नया घर को आती है तो क्या होता है, तो सब बोलते हैं तू जब घर से आया हमारे घर का डेवलपमेंट कम हो गया, मेरा नौकरी में प्रमोशन नहीं आया, मेरा नौकरी में प्रमोशन नहीं आता। आप हर दिन में अखबार में पढ़ते होंगे क्या क्या कारण लेके सब ऐसे चलता रहता है डोमेस्टिक वायलेंस। और क्या है, डिसबिलीव, कोई किसको विश्वास नहीं करते हैं आजकल। कोई अगर बाहर चल जाता है तो सब सोचते हैं, अगर कोई किस काम पर गया होगा, वो खाना पीना और पहनने के लिए कोई अरेंज किया करने के लिए गया होगा, तो वो इतना घूमता रहता है, बाहर जाता है, क्या बुरा काम करता है, कुछ करता है, ऐसे उसको डिसबिलीव करते हैं। और इसको कैरेक्टर को लेकर थोड़ा उसको डिस्प्यूट आता है और डोमेस्टिक वायलेंस शुरू हो जाता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये भी एक कारण है जिसको लेकर ये हमारा डोमेस्टिक वायलेंस होता है। और ये है सबसे ये बड़ा बात है, हमारा सब जो घर में रहते हैं उनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म रहता है, कोई किसको अंडरस्टैंड करने के लिए टाइम नहीं है या समझ लेने के लिए कोई भी कोशिश नहीं करता, ये एक कारण है। और लैक ऑफ अटेंशन या रेस्पेक्ट,
कोई किसको पेरेंट्स से उसको कैसे डील करना है, बीबी किसको कैसे डील करना है, बच्चों को कैसे डील करना है, कैसे किसको रेस्पेक्ट देना, ना हम लोग खुद दिखाते हैं ना बच्चों को सिखाते हैं। ये कारण है डोमेस्टिक वायलेंस का। और अग्रेसिव बिहेवियर, हम लोग सब ईगो पर चलते हैं, मैं बड़ा हूँ, मैं ज्यादा कमाती हूँ, मैं ज्यादा तनख्वाह लेती हूँ और मैं सुंदर हूँ, तो सुंदर नहीं, इसको लेकर भी जो ईगो है और ये इसको लेकर भी डोमेस्टिक वायलेंस चलता रहता है। और क्या कहते हैं हम लोग को ये होता है ज्यादा से ये हम लोग रिड्यूस इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग अपना घर हो या पड़ोस हो जो भी हो, हम लोग साइलेंटली उसको ऑब्जर्व करते हैं, विटनेस करते हैं। कोई उसको प्राण नहीं आता है उसको रोकने के लिए, कमाने के लिए कि ये नहीं होना चाहिए, ये डिस्टर्ब सोसाइटी में नहीं करना चाहिए, ये घर में नहीं करना चाहिए। और ठीक है, ये तो उसको बोलते हैं, उसको घर में होते हैं, मेरे को क्या जरूरत है बोलना, मेरे को क्या जरूरत है बीच में जाना। इसीलिए डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ता है, चलता है। और भी क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग और नेगेटिव फीलिंग्स। नेगेटिव फीलिंग्स ये है कि जितने सारे भी ये ईगो को, ये देखिए ये भी सारे जितने सारे कारण है ये को रिलेटेड है। जैसे ईगो है तो मैं भी सोचूंगी तो मैं बहुत बड़ी हूँ, मैं बहुत ज्यादा कमाती हूँ, ऐसे आएगा तो नेगेटिव फीलिंग्स ऑटोमेटिक आएगा। तो इसीलिए जितने सारे कारण हैं वो परस्पर रिलेटेड है। और हैबिट ऑफ डोमिनेंस, हमारे बीच में बहुत सारे आदमी हैं जो डोमिनेटिंग नेचर है, चाहे ऑफिस में हो, घर में हो या सोसाइटी में, फैमिली में हो, वो उनका नेचर है डोमिनेटिंग। वो जहाँ भी जाएंगे उनका डोमिनेंस नेचर ये कुछ ना कुछ परिवेश को गंदा करेगा और कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे और दूसरों को डोमिनेट करके रखना चाहेंगे। ये कारण है डोमेस्टिक वायलेंस का। और सेल्फ फोर्थ या वो मैं पहले से बता चुकी हूँ। और वायलेंट चाइल्डहुड, हाँ ये भी एक कारण है जो बच्चों पहले से वो घर से मतलब ऐसे परिवार से बढ़ के आए हैं, वो बेचारे क्या सीख के आए होगा, वो तो आगे तो ऐसे ही बिहेवियर करेगा, जो डोमेस्टिक वायलेंस का एक भी कारण होता है। नेक्स्ट, और ये है कैटेगरीज या टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। ये जो है फिजिकल वायलेंस, उसका मतलब बीटिंग, उसमें बीटिंग आता है, स्लैपिंग, जो मैं पहले से ये कारण सारे बताए हैं उसका कारण लगे क्या करते हैं, फिजिकल अब्यूज करते हैं। उसमें फिजिकल अब्यूज में ये आएगा बीटिंग, स्लैपिंग, और ये है बाइटिंग, किकिंग, पंचिंग, पोसिंग, पुलिंग एक्सेट्रा, ये सारे सब फिजिकल वायलेंस है। और साइकोलॉजी वायलेंस ये है तो जैसे मैं पहले बताई हूँ कि तुम सुंदर नहीं हो, तुम पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं हो, वो उसका तुम वो इसे भी नहीं कि खाली बीबी को बोलते हैं, बच्चों की भी हम लोग कभी कभी बोल देते हैं, कंपेयर करते हैं, तू वो अच्छा नहीं पढ़ता है, वो उनका लड़का अच्छा पढ़ता है, अच्छा मार्क रखता है, वो पिछला एग्जाम में उसका ज्यादा नंबर रहा, तुम्हारा नहीं रहा। ये सारे उसको लेकर भी हम लोग को कभी कभी ऐसे कर देते हैं कि ताकि वो बेचारी लड़का या लड़की या जो भी है वो बेचारे नाराज हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, बच्चों के अंदर थोड़ा गुस्सा आता है और वो घर में भी कुछ कर सकता है, कुछ हमारे पीछे या कुछ घर में कुछ डिस्टर्ब कर सकता है, वो नहीं तो खुद मेंटली डिस्टर्ब होता है। तो ये साइकोलॉजी, ये डोमेस्टिक वायलेंस का एक कारण बन जाता है। और सोशल अब्यूज है, ये वर्बल अब्यूज, सोशल अब्यूज। Social abuse means to insult a person socially or in front of others in public places. जैसे पहला वक्ता बताए हैं कि कोई प्लेस में हो, देखो ये कैसे साड़ी पहन के आए हैं, ये कैसे जोड़ा बनाए हैं, ये कैसे पढ़ते हैं, ऐसे जो कंपैरिजन हम लोग पूरे कर लेते हैं और वो टाइम टू टाइम हम लोग इंसल्ट करते हैं। ये चाहे पब्लिक प्लेस हो या स्कूल के पास हो, घर में हो, जो भी हो, ये सोशल अब्यूज होते हैं। कोई घर में कोई फंक्शन चल रहा है तो उसके समय वो बहुत सारे आदमी हैं, बहुत सारे गेस्ट हैं, उनके सामने हम लोग को क्या बोलते हैं, बच्चों या बीबी हो या सिस्टर हो, जो कोई भी हो, इसको बोलते हैं ये सोशल अब्यूज है। इकोनॉमिक अब्यूज क्या होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिप्राइव करते हैं दूसरे को। जैसे हम लोग आजकल देखते हैं कि ज्यादा ये इफेक्ट बुजुर्गों के ऊपर पड़ता है। जैसे बच्चों आजकल नाराज है कि उनका मन नहीं है कि पापा मम्मी को रखेंगे। जितने भी, ये नहीं खाली कि ये गरीबी या पॉवर्टी की वजह से होता है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। जितने सारे पैसा वाले हैं उनका पास मन नहीं है, धन है तो मन भी नहीं है।
तो बांध देंगे तो उससे मतलब क्या होता है, वो मतलब जो बूढ़े आदमी हैं, बूढ़ा आदमी है, पापा और मम्मी या पेरेंट्स, ओल्ड पेरेंट्स है, उनको बेचारे ठीक से नहीं देखते हैं, ठीक से मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, ठीक से खाना नहीं देते हैं। तो ये भी ये है इकोनॉमिकल अब्यूज टू पेरेंट्स। एंड ये बीवी को डिप्राइव करते हैं। मतलब बहुत सारे फैमिली अभी तक है, बहुत सारे औरत अभी तक है जो डिपेंड करते हैं हस्बैंड और घर की जो बड़ा आदमी है, मेंबर्स हैं, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। वो कुछ देगा तो ताकि ये मार्केट जाएगा, कुछ खरीद करेगा, कुछ लाएगा, और जब तक नहीं मांगेगी वो तो तब तक नहीं मिलेगा। ये सब है, और कभी कभी नहीं देते हैं। ये इकोनॉमिक अब्यूज है, इकोनॉमिक दैट मींस डिप्राइव करते हैं उससे, इसलिए ये है इकोनॉमिक अब्यूज। और ये है सेक्स, उसके बाद ये है सेक्सुअल अब्यूज। सेक्सुअल अब्यूज में आता है ह्यूमिलेट्स, डिग्रेड्स, वायलेट द डिग्निटी ऑफ वुमेन, जो पहले हम लोग बता चुके हैं, और फोर्सेस और सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये भी बहुत बड़ा, देखिए हम अगर हम लोग को प्रैक्टिकली बोलेंगे तो बहुत सारे बहुत कुछ है घर में जो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, बता सकते हैं, और लोग नहीं बोल सकते हैं। तो ये है, कोई भी आदमी नहीं देखता है कि वो औरत की तबीयत ठीक है कि नहीं, मन में ठीक है कि नहीं। उसका सपोज उसका पेरेंट्स थोड़ा बीमार है, तो नेचुरली उसका मन तो वहीं पे रहेगा, उसका मन ठीक नहीं रहेगा। बेचारी वो जेंट्स लोग या आदमी कुछ देखते नहीं है, पूछते नहीं हुए, वो क्या कि वो सेक्सुअल रिलेशन चाहते हैं। तो ये क्या उनकी मर्जी पर वो सेक्सुअल रिलेशन रखते हैं, इसको नहीं देखते हैं कि वो शारीरिक या मानसिक ठीक है कि नहीं। तो ये बोलते हैं फोर्सेस और सेक्सुअल इंटरकोर्स। कभी भी कहीं भी बोल सकते हैं, तो चाहे दिन हो, रात हो, दोपहर हो, ये टाइम नहीं ना देखते हैं, ना उनका मानसिक और शारीरिक स्थिति देखते हैं। फोर्सेस टू लुक एट पोर्नोग्राफी, और ये भी है औरत लोग ज्यादा संजमी हैं, और ये देखते हैं, बच्चों पढ़ते हैं या कुछ करते हैं, और इसको देखने से थोड़ा हमारा दिमाग उधर उधर हो जाएगा, हम लोग भगवान के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते, और ये खराब इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये थोड़ा देखते हैं और थोड़ा कसस होते हैं। लेकिन अदर साइड क्या होता है, तो चलो ये पोर्नोग्राफी जो है, मतलब क्या बोलते हैं, ब्लू पिक्चर्स, और ये कुछ फोटो ये लाके उनको दिखाने के लिए फोर्स करते हैं। ये दिस इज द फोर्सेस टू लुक एट पोर्नोग्राफी और एनी अदर obscene pictures or materials। ये है sexual abuse। और नेक्स्ट, और ये आया इफेक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस होने से हम लोग के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये पहले तो ये हमारा सोशियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बार बन जाता है। मतलब एक क्या होता है, बार हो जाते हैं, जो ताकि, क्योंकि हम लोग देखिए, हम लोग पहले से हम लोग जानते हैं कि बोथ मेन एंड वुमेन आर द बोथ साइड ऑफ वन कॉइन। If either or whoever he or she may be, if he will be affected by domestic violence, there will be no economical progress in family, and automatically in society, and it will automatically state economic, and also national economic. So that will be another bar for economic development. So और क्या होता है, जब बच्चों के ऊपर ये पड़ता है इम्पैक्ट, तो बच्चों क्या होते हैं, ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं। तो ये और जो भी घर में जो होता है, उसको चाहे सिंध लैंग्वेज हो या कुछ बातें हो, वो सुनको मन रख, बच्चों तो सुन सुन के मन में रख लेते ना, वो जाके बाहर में स्कूल में दोस्त को बोलेंगे, खेलने के टाइम में बोलेंगे, और ये पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे। और ये स्कोप जब देखेंगे घर में ठीक ठाक नहीं है, संपर्क ठीक नहीं है पापा या मम्मी के बीच में, और ग्रैंडफादर्स ग्रैंडमदर और मम्मी पापा के बीच में कोई कुछ भी होता है, तो ये स्कोप जब बच्चों अवेल कर लेते हैं। पढ़ाई में मन नहीं देंगे, या वो कैरियर की बात सोचने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। और हम लोग भी जो पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, वो बेचारी इसमें रहते रहते वो सारे कैरियर्स बच्चों को या अपना को भूल जाते हैं। वो लड़ाई करते करते सारे चीज भूल जाते हैं, इसीलिए वो ज्यादा इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर पड़ते हैं, और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में ज्यादा पड़ता है। तो इवन इससे होता है, टाइम होता है, हम लोग कोर्ट पुलिस स्टेशन चलते हैं, भागते हैं, और इसमें टाइम लगा लेते हैं, सारे पैसा लगा लेते हैं। तो हम लोग का फ्यूचर, बच्चों का पढ़ाई, बच्चों का
फ्यूचर को हम लोग भूल जाते हैं। तो ये ज्यादा इम्पैक्ट बच्चों के साथ और हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ में पड़ता है। और क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस, ये तो एक दिन की 1 घंटा की बात नहीं है ना। तो ये क्या होता है, तो ज्यादा टाइम लॉन्ग टर्म चलता है। तो ये कहता है क्या होता है, हमारा मानसिक संतुलन इतना खराब हो जाता है कि कहीं कभी सुसाइड करने के लिए भी सोच लेती है और कर भी लेती है। और ऐसे भी उससे खाली नहीं, सुसाइड नहीं, ऐसे भी कभी कभी बच्चों या इवन मेजर पर्सन, हस्बैंड वाइफ को और वाइफ हस्बैंड को, या पेरेंट्स बच्चों को या बच्चों पेरेंट्स को मर्डर भी कर लेते हैं। ये बहुत डेंजर है और इफेक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। और क्या होता है, जो अगर वो वर्किंग लेडी है या वर्किंग पर्सन है, तो क्या होता है, उसका एफिशिएंसी धीरे धीरे कम जाता है। तो ये जाके वर्किंग सेक्टर में काम ठीक से नहीं कर पाता है। घर के अंदर किया हुआ है, उसको सोच सोच कर उसके लिए क्या करना है, उससे कैसे निपटना है, ये सब सोच सोच के ये बेचारे काम में भी मन ध्यान नहीं लगा सकते हैं। और क्या होता है और ये समाज से और दोस्तों से और सारे सोसाइटी से उसको खुद को छुपा के रखने के लिए कोशिश करते हैं, ताकि हमारा घर की बात या मेरा दुख या मेरा टेंशन किसको पता ना चले। और आइसोलेटेड रखने से क्या होता है, वो साइकोलॉजिकली धीरे धीरे संतुलन खो जाता है और सुसाइड करने के लिए, घर छोड़ने के लिए और कुछ ना कुछ करने के लिए वो मन में चिंता कर लेता है। और क्या होता है, वो हम लोग क्या वो कि हमारा अपेटाइट जो है, और अपेटाइट भी खुद लॉस करते हैं, जिसके कारण से हम लोग को धीरे धीरे मेंटली फिजिकली वीक हो जाते हैं। In some cases क्या होता है, children become violent and violent of the stalking taking a place in their home। तो बच्चों भी क्या होता है, घर के अंदर भी वो भी बेचारी क्या बुरा अच्छा ठीक करना और सोचना, तो वो चिंता नहीं कर सकते, ये क्या भी उसको लेकर कुछ भी कर सकते हैं। ये हुआ इफेक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। और ये तो इसको थोड़ा कमाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। देखिए ये मेरा स्लाइड कंप्लीट नहीं हुआ था, मैं जस्ट बना रहे थे। ये इराडिकेशन तो हम लोग नहीं कर सकते, बट रिड्यूस कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, रिडक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, रिडक्शन ऑफ इलिटरेसी एंड डी एडिक्शन। हम लोग जो जितने सारे जो एडिक्टेड पर्सन है, उसको उनको थोड़ा कैसे सोशल मेन स्ट्रीम को लाके डी एडिक्शन करके उसको थोड़ा कमा के, ताकि हम लोग कुछ ना कुछ हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस कमा सकते हैं। और क्या है, हमारे जो जितने सारे स्टेक होल्डर्स हैं और एनजीओज हैं और बहुत सारे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और स्कूल लेवल कॉलेज लेवल में हम लोग ये डोमेस्टिक वायलेंस का टॉपिक लेके हम लोग पढ़ा के, जैसे आप लोग भी अरेंज किए हैं ये डोमेस्टिक वायलेंस, तो ये सब अवेयरनेस क्रिएट करके हम लोग थोड़ा कमा सकते हैं। और डिस्करेज ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल, हाँ ये मैं बोल चुकी हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ एंड जो बोलते हैं पॉलीएंड्री, जो बहुत विवाह करते हैं, उसको लेकर भी घर में डोमेस्टिक वायलेंस ज्यादा होते हैं आजकल, उसी कारण से डोमेस्टिक वायलेंस ज्यादा होता है। तो हम लोग डिस्करेज करना चाहिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एंड पॉलीएंड्री को। और ये है अवेयरनेस। हाँ, ये जो हम लोग का एक ब्लाइंड बिलीफ है और मिसकंसेप्ट है, ये सारे चीज को हम लोग का मन में बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। और जो आ गया है तो उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारे दिमाग से हटाना चाहिए, ताकि हम लोग आराम से शांति से जी सकते हैं और दूसरे को जीने दे सकते हैं। ठीक है, तो अपोज डोमेस्टिक वायलेंस इज विटनेसिंग द सेम साइलेंटली। मतलब हम लोग जितने पड़ोसी हैं घर में, जितने और जो डोमेस्टिक वायलेंस पे विक्टिमाइज हुआ है, उसके पास सारे जितने हैं पड़ोसी हैं या जिस घर में इनमेट्स हैं, वो साइलेंटली नहीं बैठना। पहले वो जो है, जो अफेंडर है या जो कल्प्रिट्स है, जो अक्यूज है, उसको थोड़ा समझना चाहिए। प्रिलिमिनरी स्टेज में हम लोग क्या क्या करके उसको हम लोग को रोक सकते हैं, या उसको आगे नहीं बढ़ा सकते, ज्यादा बढ़ गया तो उसको ऐसे कैसे लीगल स्टेप्स लेके उसको हम लोग बंद कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं।
ये हम लोग नहीं कि हम लोग देखे तो ओ ये तब चलो वो अपना बीबी को मारते हैं, हम लोग को क्या बोलना है, क्यों बोलना है, ऐसे नहीं सोचना है चाहिए। ये दूसरे पड़ोसी के घर में होता है, हम लोग का क्या काम है, हम लोग क्यों पूछेंगे, हम लोग क्यों जाएंगे, ये नहीं सोचना चाहिए। हम लोग का एक सिटीजन होने के नाते हम लोग का ये सबका ड्यूटी है कि हम लोग इसको विरोध करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए और इसके लिए हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। और ये सारे सब लीगल प्रोविजंस है हम लोग क्या, ये देखिए लीगल प्रोविजंस ये काम लेके बाद में मैं तैयार किए थे उसको आ गया, तो बहुत सारे लीगल प्रोविजंस हैं। जैसे इंडियन पेनल कोड में बहुत सारे दफा है, ये बच्चों के लिए है, हस्बैंड के लिए है, पेरेंट्स के लिए है, और बहुत सारे जो जिसको हम लोग मेजर एक्ट बोलते हैं इंडियन पेनल कोड में, और उसको लेकर हम लोग भरोली विसाई के अगेंस्ट में हम लोग केस कर सकते हैं, कंप्लेन दे सकते हैं और जस्टिस भी ले सकते हैं। और इसके बाद exclusively for ladies there are so many acts and major act and minor acts, जैसे सर ने पहले बताए हैं। ये है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ये स्पेशली फॉर लेडीज हैं। इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसको लेकर हम लोग कोर्ट, डायरेक्ट कोर्ट या डायरेक्ट पुलिस या ऑफिशियल जो ने डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट ने अलर्ट किए हैं उनके पास जाके हम लोग कंप्लेंट डाल सकते हैं। और इसमें भी कंपेंसेशन सिस्टम है और ये इसमें भी पनिशमेंट सिस्टम भी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये सारे डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर ये सारे सबसेक्शंस हैं। आने जी। हाँ, ये 33 तक ये सारे सबसेक्शन है। इसको लेकर एक विक्टिम इसको ही सहारा करके डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेन दे सकती है और ये कंपेंसेशन ले सकती है और पनिशमेंट भी कोर्ट के जरिए में दे सकती है। नेक्स्ट उसके बाद जो मैरिड लेडी, हाँ मैं और थोड़ा बोल लेती हूँ। उसके बाद फिर जो मैरिड लेडी है उनके लिए और भी बहुत सारे वायलेंस के लिए और बहुत सारे एक्ट है, जैसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, जैसे हम लोग आजकल ये तो हर जगह पर हर घर में चलता है, डाउरी को लेकर लेडीज कितना को टर्चर करते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस यही चलता रहता है। तो इसको लेकर एक 498 ये है क्या आईपीसी में जो इंडियन पेनल कोड है उसमें 498 है और 4 डीपी एक्ट है। इसको लेकर जो पर्टिकुलरली मैरिड वुमेन है। और भी ये है जो प्रोहिबिशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, ये वाला है। और ये सब मैरिड वुमेन के लिए बहुत सारे एक्ट्स हैं। और ये लास्ट में ये कंक्लूजन या मेरा ये पॉइंट में ये बोल सकती हूँ, violence is a common thing people who possess dominating nature just suppress the weaker partner. It may be men or women, though not all people are victims to domestic violence, but there are people who are suffering from violence. There are many laws, बहुत सारे laws हैं, बहुत सारे एक्ट हैं, बट हम लोग इतना जानते नहीं है। बहुत सारे आदमी इग्नोर हैं कि बहुत सारे फैसिलिटीज हैं, लॉज है, एक्ट्स हैं, कंपेंसेशंस है, बहुत सारे गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स है, एनजीओज हैं, और जिसको लेकर हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस को पूरा खत्म ना कर सकते, ये तो बड़ा बात कर सकते हैं या नाश कर सकते हैं, ये बड़ा बात नहीं है, लेकिन ये तो थोड़ा कमा सकते हैं और किसको भी हेल्प कर सकते हैं। People as a whole are suffering from domestic violence as parents either or both, brother, sister, sister-in-law, brother-in-law, or and maybe children also. They need legal help as well as psychological help, for which all government stakeholders as well as NGOs and we all people should come forward. Thank you. Thank you, Mansi Patra. थैंक यू सो मच मैम। और चूंकि अब यह प्रश्नोत्तरी का सेशन है तो मैं आग्रह करना चाहूंगा वेबिनार से जुड़े सभी सदस्यों से कि वे आज के विषय पे दोनों मुख्य वक्ता द्वारा दिए गए व्याख्यान तथा प्रस्तुति से संबंधित किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो तो कृपया पूछें। और पहला प्रश्न मैं स्वयं पूछना चाहूंगा। सर जो एडवोकेट हैं मैं दोनों से पूछना चाहूंगा
सीआरपीएफ में चूंकि हम लोग यहाँ गिरवान सेल को भी देख रहे हैं और प्रेसिडेंट कावा के नाम पे भी बहुत सारे फैमिली डिस्प्यूट रिगार्डिंग कंप्लेन आते रहते हैं और शायद कि कोई ऐसा एक अल्टरनेट डे नहीं आता होगा जब एक अग्रीव्ड फैमिली हमारे यहाँ डायरेक्टरेट में आ रहे हैं। तो दो ये फैमिली डिस्प्यूट के केसेस होते हैं और सारे फैमिली डिस्प्यूट के केसेस में सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस सब्जेक्ट नहीं होता है, इसमें कभी कुछ और भी रीजंस होते हैं, कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं या और भी कई रीजंस हैं। क्योंकि सीआरपीएफ एक्ट एंड रूल से गवर्न होती है, तो हमारी सीआरपीएफ एक्ट एंड रूल में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि मेंटेनेंस के नाम पे हम कोई भी राशि किसी के सैलरी से डिडक्ट करके हम डायरेक्टली उनको दे दें। बट हम उनको ये रिक्वेस्ट जरूर करते हैं, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है या जो ऑफिस है जहाँ का एग्रीव्ड पर्सनल है या उसकी वाइफ है या फैमिली है, कि आप सीसीएस कंडक्ट रूल 13 ऑफ रूल 1957 जो ये कहता है कि बीइंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट वो उसकी लाइबिलिटी है कि वो अपने फैमिली को लुक आफ्टर करे, और अगर वो इस नेग्लिजेंस होता है इसमें तो ये उसका नेग्लिजेंस होना ही काफी होता है उसके खिलाफ किसी भी तरह की डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के लिए या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए। लेकिन इस केस में भी एक मैटर आता है कि अगर वो केस कोर्ट में चला जाता है तो फिर अगेन हम ये बाउंड होते हैं कि हम डिसिप्लिनरी एक्शन लेके कोई कार्रवाई हम अपने एम्प्लॉय पे नहीं कर सकते हैं अनटिल अनलेस कि वो कोर्ट में सब जुडाइस मैटर। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या प्रोविजन है बीइंग फैमिली डिस्प्यूट केसेस में कि क्या हम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं या हमारे पास लीगल और क्या ओपिनियन आप दे सकते हैं? तो मैं दोनों जो स्पीकर से मैं दोनों की सलाह लेना चाहूंगा। थैंक यू। तो मैं बताना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप देखिए, जब मैं बताया डेफिनेशन के चैप्टर में, तो हु कैन बी ए कंप्लेनेंट, वो हु कैन बी ए कंप्लेनेंट मतलब वो सिर्फ विक्टिम एक कंप्लेनेंट बने ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ लिमिटेड, इट इज नॉट लिमिटेड टू द विक्टिम। विक्टिम के अलावा जो उसके वेल विशर्स है, जो उसके रिलेटिव्स है, किथ एंड किन्स है, दे कैन आल्सो फाइल। इन दैट व्यू ऑफ द फैक्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपकी जो सीसीए रूल के बारे में आपने बात की, रूल के हिसाब से यू हैव टू मेंटेन योर फैमिली, उसके हिसाब से आप गए। लेकिन जब कोर्ट में ये केस चला गया, देन योर पावर सीजेस देयर बिकॉज कोर्ट is in session of that particular dispute, whether मेंटेनेंस मिलेगा कि नहीं। मेंटेनेंस मिलेगा कि नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते जब वो कोर्ट में केस पेंडिंग है। लेकिन कोर्ट में भी एक प्रोविजन है इसमें, जब कोई मेंटेनेंस अवार्ड होती है या जब कोई मेंटेनेंस की ऑर्डर होती है या फिर और कुछ भी ऑर्डर होती है, प्रोटेक्शन की भी ऑर्डर होती है, उसका एक कॉपी जो विक्टिम होती है, विक्टिम भी की उसकी जो एम्प्लॉयर है, जैसे कि सीआरपीएफ का कोई एम्प्लॉय है तो सीआरपीएफ का आपकी कमांडेंट हो या फिर जो भी जो पदस्थ कर्मचारी हो, उनको भी वो भेज सकते हैं। The order of that particular court to be executed through that commandant or through the higher authority, ये हो सकता है। एक प्रोविजन है उसमें, वो एक्ट में भी इटसेल्फ है। वो पुलिस से डायरेक्टली भेज सकते हैं, कंसर्न पुलिस स्टेशन where they reside, if it is within the campus, जो कैंपस होती है, तो आपका जो कमांडेंट है, आपके जो ऑफिसर्स लोग हैं, उनके हिसाब, उनके जरिए उसको भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं। But until the case is decided, you cannot take any action in CCA rules. Why? एक प्रॉब्लम है उसमें। क्या है कि जब एक केस चला जाता है उसमें, तो वो डिफेंड क्या डिफेंस वो लेता है। तो आदमी ये डिफेंस लेता है कि मेरा उससे शादी नहीं हुआ है, ये भी एक डिफेंस है। वो शादी में कोई भी वायलेंस मैंने नहीं दिखाया है, आई एम मेंटेनिंग हर, तो इट्स अ मैटर व्हिच इज सब जुडिस बिफोर द कोर्ट। कोर्ट इज ओनली द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू डिसाइड। वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है डिसाइड करने ये सब चीजें विद इन द डीपीए। सो जब कोर्ट में केस चल जाती है तो आपका पावर सीज हो जाती है। उसके टाइम पे कोर्ट के अवार्ड को आप वेट कीजिए, जब अवार्ड आएगा, जब वो जो ऑर्डर आएगा उसको आप एग्जीक्यूट कीजिए। सर प्रॉब्लम क्या है कि कभी-कभी इस तरह के डिसीजन आने में 4 से 5 साल भी लग जाते हैं, तो ये 4 से 5 साल की फैमिली सफर करती है, उनके बच्चे सफर। ये जो विक्टिम है, ये विक्टिम को आप बताइए कि विक्टिम, आप देखिए इंटरिम ऑर्डर के लिए आप प्रेयर कीजिए कोर्ट में। इसमें इंटरिम ऑर्डर का प्रावधान है, until that matter is decided, interim maintenance आप दो, मेंटेन करो, ये प्रावधान इसमें है। And any order the court thinks fit can pass, इसमें है, ये एक्ट में बिल्कुल है कि any order the court thinks fit, ये लिमिटेड नहीं है कि नहीं देखिए आप उसको तंग करते हैं, आप उसको प्रॉब्लम में डालते हैं, आप उसको डे टू डे लाइफ में नैगिंग करते हैं, आप उसको प्रॉब्लम में डालते हो या फिर कोई हिंसा करते हैं, तो ये कोर्ट उसको फील करके इंटरिम ऑर्डर भी दे सकता है। हाँ, और एक बात है,
ये दिस इज नॉट इन डेरोगेशन ऑफ अदर एक्ट, इट इज इन एडिशन टू अदर एक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक्ट में कोई प्रोविजन है, सीआरपीसी हो, आईपीसी हो, या फिर कोई भी जो डीवी एक्ट, आई मीन डाउरी प्रोविजन एक्ट हो, जो भी कोई एक्ट में कोई प्रोविजन है, ये इसको वायोलेट नहीं करता, ये उसके साथ ये भी अलग चल सकता है। दैट मींस इट इज इन एडिशन टू दैट, वो भी चलेगा, ये भी चलेगा। सर, तो क्या ऐसी कोई कॉपी कोर्ट की या किसी जजमेंट की है जिसमें हम ये एक्ट में ही है, डायरेक्टली एक्ट में, आप सेक्शन बता दूंगा। आप अगले प्रश्न पूछिए, मैं सेक्शन बता देता हूँ। Okay, so next question from any other station, they may ask the question. Any station connected with WebEx. सर जीसी नेशनल से क्वेश्चन। सर घरेलू हिंसा में सिर्फ भी महिलाएं शिकार होती है क्या? Yes, GC Bhubaneswar, please ask the question. सर घरेलू हिंसा में केवल महिलाएं शिकार होते हैं क्या? तो महिलाएं शिकार होती हैं घरेलू हिंसा में? नहीं, वो आदमी भी होते हैं, घरेलू हिंसा में महिला भी होते हैं, दोनों होते हैं। लेकिन ये जो एक्ट हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, ये आदमियों के लिए नहीं है, उनके लिए कॉमन लॉ है। ये एक स्पेशल स्टैट्यूट है वुमेन के लिए, जो घरेलू हिंसा में वो पीड़ित है, उनके लिए। नमस्कार सर, क्या महिलाओं द्वारा महिलाओं खिलाफ हिंसा की जा सकती है सर? हाँ, मैं बोला ना अभी, मैं जब बोला ना, वो बोले किसके अगेंस्ट में आप फाइल कर सकते हैं? जो हस्बैंड के रिलेटिव्स है, रिलेटिव्स में कौन कौन आते हैं? बहन भी आते हैं, माँ भी आते हैं, और फैमिली के जो कोई मेंबर भी होते हैं, जो डिस्टेंट रिलेटिव भी होते हैं। इफ दे आर रिलेटेड टू द हस्बैंड, इफ दे आर रिलेटेड टू यू, देखिए, आप अगर आपके पिता के विरुद्ध करते हैं, ये अलग बात है। लेकिन जब इफ यू आर इन ए मैरिटल होम, जैसे कि आप अपने ससुराल में है, तो उसमें क्या है, कौन है वो आपके पति है, या पति का कोई घरेलू रिश्तेदार है, या फिर उनके बहन, या आपकी जो माताश्री है, वो बहुत देवर भी, इन सभी के अगेंस्ट में आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। नमस्कार, हम जीसी सिलीगुड़ी से बोल रहे हैं। नमस्कार। बात ऐसा है कि एक जब लड़की आती है अपने मायके से ससुराल में, तो उनको अपने सास ससुर का उसको अपनाने में क्यों दिक्कत होती है, और कुछ टाइम लग जाता है अपनाने में। इसके लिए उनको प्रेम में कमी आ जाती है, खटापन हो जाता है। इसका कोई सलूशन हो तो बताइए। देखिए, इस एक्ट में इसका कोई सलूशन नहीं है, ये सलूशन बिल्कुल सामाजिक है। हाँ, ये सामाजिक स्तर से सबका अगर जो क्या बोलते हैं, जो मोरालिटी में उसका कुछ वृद्धि होगा, तो ये सब ठीक हो जाएगा। जितने आगे हम बढ़ते हैं ना, वही प्रॉब्लम थोड़ा बहुत रह जाती है, कुछ फैमिली में ये होती है। लेकिन इसके लिए एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है। एक्ट में अगर कोई वायलेंस हो तो उसके लिए प्रोविजन साथ के साथ थोड़ा अभी बता रहे थे, वो सेक्शन 36, the act is not in derogation of other act, सेक्शन 36 के अंदर ये तहत मेंशन हुआ है। जो पहले जो क्वेश्चन पूछे उनके लिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। नहीं, मैम ने कुछ बोल रहे थे। हाँ, मैं जो इससे पहले से क्वेश्चन आया था, मैं साथ के साथ थोड़ा जोड़ती हूँ। देखिए, घर बनाने के लिए तो बहुत टाइम लगता है, घर जोड़ने के लिए टाइम लगता है, लेकिन तोड़ने के लिए बहुत कम टाइम लगता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जो आपने बोला थी कि हाँ ये तो रहेगा, क्योंकि वो जो लड़की जो औरत आती है ससुराल, वो नई घर से नई चिंताधारा, नई काम, नई सोच, सब नई लेके आती है। तो एडजस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसीलिए हम दोनों साइड से थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा हमको। ये नहीं कि एक साइड का भूमिका है, रोल है,
बोथ साइड का है। मेरे को कैसे उनको पहचाना है, उनका चिंताधारा को देखना है, समझना है, वो भी मेरा चिंताधारा और मेरा सोचना जो भी मेरे अंदर है वो, तो वो दोनों को एडजस्ट करेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ज्यादा वाली फैमिली ये होता है जो शादी के बाद एक भी ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक ये छोटा मोटा कुछ ना कुछ लगता रहेगा। जब तक जो बच्चा 1-2 नहीं हो जाएगा तब तक ऐसे लगता रहेगा। और बच्चा को जो क्या बोलते हैं 21 डेज बर्थडे ऐसे तब तक ही चलता रहेगा। उसके बाद आराम से धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसीलिए हम जब हम लोग माँ होते हुए हमारे जो विदाई देते हैं लड़की को, उसको थोड़ा ऐसे एजुकेशन देके, ऐसे शिक्षा देके छोड़ना चाहिए ताकि ये दम ले सकते हैं। ये उसको स्ट्रेस होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए उनके साथ चलने के लिए। जो भी आता है, देखो कोई भी लड़की शादी करके नहीं जाती है घर तोड़ने के लिए, कि कोई मम्मी या मामा जो मदर है, पेरेंट्स है, वो शादी कराते हैं उस बच्चे को घर तोड़ने के लिए नहीं, उसको घर में बैठाने के लिए, घर में घर बनाने के लिए। तो उतना पेशेंस हमको चाहिए। ये खाली होते होते हम लोग थाना, पुलिस स्टेशन या कोर्ट कचहरी चले जाएंगे तो घर को बहुत जल्दी तोड़ जाएगा, हमारे सपना सब टूट जाएगा। इसीलिए हमको थोड़ा पेशेंस रखना है और जो हमारे जो इनमेट्स है उनके साथ मिलके थोड़ा काउंसलिंग करना है। जो रिलेटिव्स हैं, हस्बैंड का है, वाइफ का है, सबको मिला के थोड़ा पहले काउंसलिंग करना है, थोड़ा खुद को संभालना है, पेशेंस रखना है ताकि हम लोग घर बैठा सकते हैं। ठीक है, ये खाली नहीं कि जाते जाते कुछ तकलीफ आ गया, कोई कुछ बोल दिया, कुछ हो गया, हम लोग पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी ऐसे चल जाएंगे, उससे घर टूट जाएगा जल्दी। ठीक है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मैं अंजू वर्मा फ्रॉम 3rd सिग्नल कोलकाता। मेरा प्रश्न ये है कि हम हर साल जब हमारा वुमेन्स डे होता तो एक गाना बड़ा सुनाई देता है, सुनो सुनो मुझे पंख मिले हैं आज। बट वो पंख कहाँ जाते हैं जब हम अपनी बच्चियों की शादी करते हैं, उनसे डोरी मांगी जाती है। कभी 5, कभी 10, कभी 20, कभी 40 तक रेट पहुंच गया है। तो इस चीज को हम खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन एक अपील जरूर कर सकते हैं कि एटलीस्ट फोर्स पर्सन ये चीज ना मांगे। अगर हमारे आगे 2 बेटियां होती हैं तो हमें टेंशन पड़ जाती है कि इनकी शादी कैसे करेंगे, इनका कैसे करेंगे। हम उस वजह से अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, खास करके लड़कियों को। अरे इनकी शादी भी तो करनी है, कैसे करेंगे हम सर ये चीज? अगर हम फोर्स पर्सन ही ये चीज बंद कर दें तो शायद बहुत फर्क पड़ जाए। हम अपनी बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे दें। हम वो एजुकेशन देने के बजाय हम वो पैसा जोड़ते हैं कि हम अपने बच्चों की दहेज में देंगे, क्योंकि लड़का अगर हमें फोर्स का लड़का चाहिए तो इतने लाख देना पड़ेगा, अगर हमें दूसरा बच्चा चाहिए तो हमें इतना देना पड़ेगा। और वो बच्चे हमारी एजुकेशन ना लेके हम वो पैसे उनके दहेज के लिए इकट्ठा करते हैं। सर मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज सबसे ये कम नहीं होगा। अगर घर में जाते हैं तो एक गरीब घर से एक अमीर घर से, तो सबसे पहले पॉइंट आता है भाई ये तो कुछ नहीं लाई है। उसका शुरू से फर्स्ट दिन से ही उसका बैलेंस देखा जाता है। वो चीज क्यों सर, वो चीज क्यों बैलेंस देखा जाता है? उसको हर नजर में अगर वो कम पड़ी है तो सही बात है, वो हस्बैंड के साथ नहीं चल पाएगी। क्यों? कि उसकी एजुकेशन नहीं हुई है, वो एजुकेशन उसके माँ बाप ने जोड़ के रखी है। सर मेरी यही अपील है कि प्लीज 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 ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम फोर्स पर्सन ये काम ना करें कि हम अपने बच्चों को अच्छी से एजुकेशन दे सकें, कि कल को हमें ये लड़का ना ढूंढना पड़े कि हमारा इतना औकात नहीं है कि हम एक अच्छा बच्चा के लिए अच्छा बच्चा ढूंढ सकें। थैंक यू सर, थैंक यू सो I have a question. देखिए 1 मिनट और उनको थोड़ा कंप्लाई करने दीजिए। देखिए जो हमारा इंडियन पेनल कोड है इसमें खाली नहीं है कि जो मांगते हैं उनको पनिशमेंट है, जो देते हैं, जो देने के लिए इनकरेज भी करते हैं उनको लिए भी पनिशमेंट है। तो ये देखिए ये कोई देखिए ये कौन बोलता है देने के लिए? कोई जबरदस्त जो करता है। पहले अब तो हम लोग क्या करते हैं जब शादी कराते हैं बच्चे का, तो क्या होता है हम लोग पहले बात तो पहले से नेगोशिएशन होता है ना, तो आप लोग पहले से ही काट क्यों नहीं देते? बोल्डली क्यों नहीं बोलते हैं नहीं नहीं हम लोग इतना नहीं दे सकते हैं, आपको बनना है करो या नहीं करो? हम लोग तो पहले ये स्टेप्स हमारे साइड से शुरू होना चाहिए। कहीं ये लॉ पे लिखा नहीं कि एक लड़की को शादी करने के लिए हमको पैसा देना है, गाड़ी देना है, जो कुछ देना है, कहीं पे नहीं लिखा, कोई कंपनी नहीं करता है। इसीलिए हमको स्टेप उठाना पड़ता है। आजकल भी देखे हैं टीवी में और प्रेस मीडिया में आता है कि कोई कहाँ का एक लड़की ने शुरू कर दिया ये स्टेप,
ये शादी मंडप से उठ जाते हैं, नहीं नहीं मेरा पापा इतना नहीं दे सकते, मैं आपको शादी कर, मैं आपको घर के नहीं, बाप को नहीं करते हो, उठ जाती है बोल की। ये स्टेप्स हम खुद को लेना पड़ता है, इसलिए गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, कोई एनजीओ का रोल नहीं है। जब हम लोग काउंसलिंग करते हैं उसी टाइम हम लोग ये खुद स्टेप लेना चाहिए। हम लोग तो कंपटीशन करते हैं डाउरी देने के लिए, मेरा इतना पैसा है मैं इतना दूंगी, मेरा बच्चों को इतना पढ़ाई हो इतना नहीं दोगी तो लोग क्या सोचेंगे, मुझसे ससुराल क्या सोचेंगे, घर बाहर क्या देख के क्या बोले, खाली ट्रक लेके आई है, खाली बहू लेके आई है, ये हम लोग खुद सोचते हैं। तो जब हम लोग काउंसलिंग करते हैं शादी के लिए उसी टाइम हम लोग को बोल्डली नो बोलना है, नहीं नहीं हम लोग नहीं दें, अगर आपको दारू लेना है दूसरा जगह जाइए, हम लोग नहीं देंगे, ये हमको खुद स्टेप लेना चाहिए, ठीक है। इसके लिए कोई गवर्नमेंट या एनजीओ या कोई अदर स्टेक होल्डर्स या ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं कर सकता है, हम लोग तो छुपा के दे देते हैं, ठीक है। ये स्टेप्स हम खुद को लेना पड़ेगा। और सवाल किसी स्टेशन का? I have a question, GC Agartala. Can you hear me? Yes, ma'am. Yes. Yeah, like if there is a violence going on next door, मतलब हमारे नेबर में मुझे मालूम है कि वहाँ मारपीट चल रही है, वायलेंस हो रहा है, and the girl doesn't want to come out with it, but it is happening every day. So how can we help her out? As I told you just 2 minutes back, as I told you, who can be a complainant? Who? But she doesn't want to complain. Yes, that's the problem there. The key point lies there. If today on her behalf you have filed a case and tomorrow he goes to the court, no, I am not subjected to any kind of violence. Somehow, he convinces him and she goes back on it, then it's still carrying on. You can also file this complaint before the concerned protection officer. It is the duty of the protection officer to see and inquire into the matter whether actually he or she is subjected to all these kind of violence. If it is so, she is satisfied, the protection officer is satisfied, the protection officer is to give a report to the concerned police station and the concerned court, and the proceeding may be lodged against them. So the role of protection officer is important here. I think ma'am can tell better. Yes, thank you, sir. Let me add something here. उसमें कुछ ऐड करती हूँ because I am doing practical works in police station level and as a police officer मैं ये बोलूँगी, देखिए जब हम लोग ये सोचते हैं कि वो औरत और या लड़की नहीं आती है बाहर कंप्लेंट देने के लिए, हम लोग उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं। पहले ये हम लोग को जानना चाहिए कि ये क्यों नहीं बाहर आती है, क्यों कंप्लेंट नहीं करती। मेरे को ये लगता है reconciles, वो किसी तरह से उसको बहला देता है या कहता है okay this will be the last time, I'll not do it again. But somehow inside the closed doors he manages to convince her, but then actually it's going on. Yes, let me say, हाँ ये कारण हमको निकालना चाहिए। पहले ये हमको देखना चाहिए जो डोमेस्टिक वायलेंस या जो वायलेंस उनके ऊपर होती है, ये विदिन मतलब बियॉन्ड टॉलरेंस नहीं है शायद उसको, कि ये सोचते हैं हाँ ठीक है मेरा जो हस्बैंड है वो अल्कोहल पी के आती है, थोड़ा मारती है, उसके बाद ठीक हो जाती है, मेरे को खाना देती है, मेरे बच्चों के पढ़ाई का देखता है, सारे चीज देखता है, छोड़ो ये थोड़ी बात 1-2 घंटा चला लेने से चल जाएगा, मेरा संसार चल जाएगा, मेरा बच्चा भी बड़ा हो जाएंगे, पढ़ाई हो जाएगा, बाद में वो ठीक हो जाएगा। मेरे को लगता है ये विदिन टॉलरेंस है उसकी। तो इसलिए but then she comes out with broken tooth and bruises, we have seen that, but in that case you feel helpless. Listen please, अगर हमको पता है कि वो लड़की बेचारी बाहर नहीं देखी है, बहुत इनोसेंट है, उसका बेचारी कोई नहीं है और वो बेचारी किसी एंगल से हमको पता है कि नहीं उसको हेल्प करना चाहिए, वो चाहती है, मतलब वो पुलिस असिस्टेंट चाहती है, कोई कंप्लेंट देना चाहती है, लेकिन वो एलिजिबल नहीं है, तो उसी टाइम हमको हेल्प करना चाहिए। हमको कैसे करना है, ठीक है, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, कोई पेपर कोई जरूरत नहीं है, आप खाली पुलिस कंट्रोल रूम को डायल कीजिए कि हमारा घर की नंबर ये है, रोड नंबर ये है, कॉलोनी ये है, मेरे घर के पास जो पड़ोसी हैं वो जब बहुत पीटते हैं उनको, क्या बीबी या बहू को बहुत मारते हैं, बहुत पीटते हैं, वो बेचारी बाहर नहीं आ सकती है, कंप्लेंट नहीं दे सकती है, और इसके जो पापा मम्मी के घर है उतना स्ट्रांग आदमी नहीं है कि जल्दी आके वो कंप्लेंट करेंगे या उसको
रेस्क्यू करेंगे, ठीक है, आप आके देखिए, तब पुलिस तो आ जाएगा ना, और घर की जब नॉक करेगा तो वो जरूर खोलेंगे, जरूर लड़की बाहर आएगी, आगे नहीं, तो वो बेचारे अगर वो कंप्लेंट देना है तो देगी, आपको कोई आइडेंटिफाई होना भी नहीं पड़ेगा। अगर वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो कल वो भी आपसे भी रिवेंज ले सकता है, वो जो पड़ोसी होगी बेचारी हो, इंटॉक्सिकेशन होगा या कुछ मतलब क्या ऐसे क्या बोलते हैं अनसोशल आर्टिसोशल होगा, तो आपका भी तो उसको छोड़ के आपके पीछे भी आ सकता है, ठीक है, तो इसीलिए आप खाली फोन करिए ना कंट्रोल रूम को, ये भी बड़ा हेल्प है उससे, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। गुड इवनिंग सर। सर मैं थर्ड सिग्नल से सुशीला कुमारी एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, क्या घरेलू हिंसा की शुरुआती चरण में ही रोकने के लिए कोई काउंसलिंग है? हाँ देखिए, बहुत सारे काउंसलिंग सेंटर्स है, हर स्टेट में है, हर जिला में है, हर देश में, हर प्रदेश में है, ठीक है, खाली उसको हम लोग आइडेंटिफाई करना है क्या क्या काउंसलिंग सेंटर्स है, किस किस नाम पर काउंसलिंग सेंटर चलता है, ठीक है। अगर हम लोग चाहते हैं कि काउंसलिंग में ये सब बात थोड़ा ठीक हो जाएगा और काउंसलिंग जाने से ये सारे डोमेस्टिक वायलेंस रोक सकते हैं, तो आप लोग काउंसलिंग कर सकते हैं, बहुत सारे काउंसलिंग सेंटर्स हैं। जैसे कि हमारे उड़ीसा में माध्यम करके है, फिर बहुत सारे जो एनजीओज हैं उनका भी काउंसलिंग सेंटर है, आपके स्टेट में भी होगा, आप थोड़ा पता कर लीजिए, बहुत सारे स्टेट में ये काउंसलिंग सेंटर्स है, गवर्नमेंट के हिसाब से है, और फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो है एनजीओज, उनके तहत भी चलता है बहुत सारे काउंसलिंग सेंटर। ऑल दैट यू हैव टू फाइंड देम, आपको वो ढूंढना है, देखना है कहाँ पे ये होता है काउंसलिंग। ये जो वुमेन लिटरेट वुमेन काउंसलर्स बहुत सारे हैं, बहुत जगह पे, वो अपना आपका प्रॉब्लम ठीक समझेंगे। देखिए, ये ढूंढना की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं बोलती हूँ, आप एक काम करेंगे, आपको कुछ पता नहीं है कौन सा एनजीओ है, कौन सा काउंसलिंग सेंटर है, कहाँ पर है, ये ढूंढना को बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका हर जिला में, हर ब्लॉक में और सब डिवीजन में महिला पुलिस स्टेशन होगा, और हर एक स्टेट में महिला कमीशन है, तो आप वहाँ लेख के भेज सकते हैं, जाके भी दे सकते हैं, और फोन पर बात करके कि आपका समस्या बोल सकते हैं, ताकि वो उनको बुला के आपको लेगो काउंसलिंग कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो वो लोग बता देंगे आपको कहाँ जाना है। उसके ऊपर और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, इसमें आप एक देखिए, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 एक एक्ट करके, उसमें क्या है कि बहुत सारे औरत जो है ना, बिकॉज पैसों की वजह से वो डरते हैं कोर्ट में जाने के लिए, डरते हैं पुलिस के पास जाने के लिए, बहुत सारे औरत ऐसे ही कि अगर हम जाएंगे हमारा पैसा खर्च होगा, 2-4 बार वहां पे जाएंगे प्रॉब्लम होगा, तो उसकी वजह से एवरी वुमन इज एग्जेम्प्टेड एंड ही सीज, वो उसको उनको फ्री लीगल सर्विसेज मिलेगा, हर एक तालुक में, डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह पे ये है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जहां पर भी कोर्ट है वहां पे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के जो फ्रंट ऑफिस है, आज के जमाने में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में है, उड़ीसा में तो हर डिस्ट्रिक्ट में है, फिर तालुक लेवल पे भी है, तो वहां पे भी आप कांटेक्ट करेंगे, वहां पे वो वकील भी फ्री देंगे, अपना आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा, और दे विल गाइड यू, एक्चुअली लीगली वो गाइड करेंगे आपको, आप कहाँ जाना है, कैसे करना है। थैंक यू सर। समय की कमी के कारण और ज्यादा सवाल अभी हम नहीं ले सकते हैं, और किसी का कोई सवाल अभी रह गया हो तो आप सीआरपीएफ की आईडी crpf@gmail.com पे आप सवाल बाद में भी हमसे पूछ सकते हैं, ताकि उस सवाल पे हम जो भी हमारे स्पीकर्स हैं उनसे रिप्लाई लेके आपको हम जवाब दे सकते हैं। रही बात रिश्तों के खट्टापन की, तो निश्चित रूप से ये खट्टापन हम अपने व्यवहार और आपसी समन्वय से दूर कर सकते हैं, हर चीजें रूल से लागू नहीं होती है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा डीआईजी ग्रुप सेंटर भुवनेश्वर से कि वो सीआरपीएफ महानिदेशालय की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर आज के दोनों मुख्य व्याख्याताओं को सीआरपीएफ की मेमेंटो देकर उन्हें सम्मानित करें। डीआईजी जीसी भुवनेश्वर। थैंक यू सर। साथ ही अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा श्रीमती चंदा राय
कोऑर्डिनेटर्स हैं कि वो दोनों मुख्य व्याख्याताओं को प्रेसिडेंट कावा की तरफ से कावा के स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित करें। थैंक यू सो मच मैम। तो कार्यक्रम के अंत में अब मेरे पूर्ण विश्वास है कि आज के दोनों मुख्य व्याख्याताओं द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस लीगल डिफेंस विषय पर दी गई जानकारी अवश्य हम सभी के लिए लाभप्रद होगी। इन्होंने अपना कीमती समय निकालकर बहुमूल्य जानकारी हमें प्रदान की तथा अपने अनुभव हमसे साझा किए। इसके लिए इनका बहुत ही आभार। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण भरोसा है कि हम सभी इनके द्वारा दिए गए व्यक्तिगत तथा सुझावों से लाभान्वित होंगे। तथा यहाँ पे मैं व्यक्तिगत रूप से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं जितने भी सीआरपीएफ कार्मिक उनके परिवारजनों से भी मैं अपील करना चाहूंगा कि इस तरह की जो डोमेस्टिक वायलेंस और फैमिली डिस्प्यूट के मामले हैं ये हमारे बल के लिए कोई अच्छा विषय नहीं है। तो आपसे अनुरोध है कि इस तरह की चीजों में कमी आए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि आपके खिलाफ कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन हो, कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो और आपके परिवार के साथ साथ आप भी सफर करें। तो ये व्यक्तिगत अनुरोध है हमारा यहाँ से। और अब कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम के मुख्य व्याख्याता श्रीमती मानसी पात्रा, एसीपी उड़ीसा पुलिस, श्री चित्तरंजन वैरशल, एडवोकेट उड़ीसा हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट सीआरपीएफ फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन डॉक्टर अजीता थाउजेंड, इस कार्यक्रम की मेंटोर श्रीमती मीनाक्षी गोयल, जोनल हेड सेंट्रल जोन, इस कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर श्रीमती चंदा राय, आईटी ब्रांच वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी जोनल हेड्स एवं सीसी मेंबर्स कावा तथा वेबिनार तथा सीआरपीएफ यूट्यूब एवं फेसबुक लिंक से जुड़े सभी रीजनल कावा हेड्स, कार्मिक एवं समस्त परिवारजनों का कार्यक्रम में शामिल होने तथा कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।